गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग महिमा। गुड मॉर्निंग सर। लेट हो गई आज उठने में। सर गुड मॉर्निंग आशीष। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कल वाला कंप्लीट कर लिया था, सोने से पहले एक बार रिवाइज किया आप लोगों ने। यस सर, किया था। सर तो चलिए, कल हमारा यहाँ तक लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इतनी बात कर ली थी कि हमारे पास जो हमने अलग अलग जो पहले तो हमने ये देखी कि भाई ग्रोथ क्या होती है, और ग्रोथ के अंदर हमने फेज देख लिए कि भाई ग्रोथ सॉरी डेवलपमेंट के अंदर हमने फेज देखे कि भाई पहले आपको उसमें क्या करवाना पड़ेगा, ग्रोथ करवानी पड़ेगी। उसमें ग्रोथ देखोगे, पहला स्टेप उसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ के बाद फिर हमने कमिटमेंट के बाद हम उसमें डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, और डिफ्रेंसिएशन के बाद लास्ट हम उसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट था प्रोलिफरेशन का, कि उसके अंदर आपने मॉर्फोजेनेसिस लिखनी थी कि अलग अलग पार्ट्स कैसे बनते हैं ना। तो ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर पहले ग्रोथ हुई, फिर कमिटमेंट हुआ। मतलब कमिटमेंट का मतलब होता है टेक डिसीजन, कि आप फाइनलाइज कर रहे हो कि चीजें कौन सी सेल क्या बनाएगी। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन की बात की। डिफरेंशिएशन के बाद हमने मॉर्फोजेनेसिस के ऊपर आ गए थे। लास्ट जो हमारा चल रहा था वो था फेट मैप। फेट मैप क्या था कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे पेपर के ऊपर कि भाई एक्चुअल में आपकी जो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर जो आपका एम्ब्रियो उसमें कौन सा चीज क्या बनाएगी। तो फेट मैप को जानने के लिए हमने अलग अलग, या तो आपको नेचुरली आपका एम्ब्रियो ऐसा हो कि उसमें कलर हो, पिगमेंटेशन हो, तो वो आपको अलग अलग जोन बता दे। नहीं है तो डाई करो। डाई ऐसी करो कि जिससे लिविंग सेल जिंदा रहे, मतलब वो आपका एम्ब्रियो मर ना जाए। पर डाई का नुकसान ये था कि जैसे जैसे आपका डिवीजन होता चला जाएगा, एम्ब्रियो और बड़ा होगा, तो वो धीरे धीरे फिक्की होती जाएगी। मतलब उसका फिर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब कलरिंग ढंग से नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे पता लगा पाओगे कि भाई एम्ब्रियो कौन सा एम्ब्रियो क्या बना रहा है। इतनी बात हमें पता लग गई थी। दूसरा, फिर हमने बात की कि हमने उसमें फिर एक स्पेशल टाइप की हमने फिर एक डाई यूज करना शुरू कर दी थी, है ना। तो वो फिर डाई जो थी वो आपको हेल्प कर रही थी कि भाई जो आपके पास जो कलर है वो परफेक्ट तरीके से आया आपके पास, है ना। फिर हमने बात की, उसके बाद हम आज चले गए कि भाई जो आपके जो हमने उसमें हमने यूज की जो डाई वो थी फ्लोरिसीन कंजुगेटेड डेक्सट्रॉन। ये हमारे पास एक डाई थी जो जिसका थोड़ा सा अमाउंट भी, अगर चाहे कितने डिवीजन हो जाए, लेकिन उसका अमाउंट थोड़ा सा भी है तो वो आपको लाइट देता रहेगा फर्दर हर एक डिवीजन के, जब भी नई सेल्स बनेंगी डॉटर सेल्स के अंदर। फिर हमने बात की कि भाई चलो आपने ये बात कर ली, अब हम उसकी परमानेंट लेबलिंग करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि। तो उसके लिए हमने पहले एक मोज़ेक एम्ब्रियो लिया। मोज़ेक एम्ब्रियो का मतलब क्या था? मोज़ेक एम्ब्रियो का मतलब था आशीष, क्या मतलब था मोज़ेक एम्ब्रियो का? इसमें सर दो अलग अलग स्पीसीज के एम्ब्रियो को अपन मिक्स करेंगे। हाँ, उसमें उसमें मतलब हमने करना क्या था कि हमारे पास जो मतलब एक एम्ब्रियो है और दूसरी, मतलब जो उससे रिलेटेड स्पीशीज हो, ऐसे नहीं कि कोई अननोन स्पीशीज, उससे कोई रिलेटेड स्पीशीज हो, उसको उसके अंदर हमने क्या करना था, ऐड कर देना था। बस इतनी सी बात हमने ध्यान में रखनी थी कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप उसमें किसी अनदर स्पीशीज के सेल्स, उसमें थोड़ी सी सेल उसमें ऐड कर रहे हो, मतलब दूसरी जो उससे उसके रिश्तेदार हो। जैसे मैंने आपको मंकी का एग्जांपल दिया था कि एक मुकैक मंकी होता है जिसका कोई जिसकी टेल नहीं होती, टेललेस होता है, और एक लंगूर है ना। वो दोनों मतलब कि दोनों के एक का एम्ब्रियो ले लिया और दूसरे के एम्ब्रियो की कुछ 4-5 सेल्स उसके अंदर मिक्स कर दी। तो इस टाइप का जब डिफरेंट स्पीशीज का बना हुआ कोई आपके पास एम्ब्रियो और उसे आप मिक्स कर रहे हो तो उसको बोलते हैं काइमेरिक एम्ब्रियो। तो ये आपसे पूछते हैं, तो वो ये पूछता है क्वेश्चन में कि भाई वो एग्जाम्पल दो कोई। तो आपके पास एग्जाम्पल है चिक और क्विल, है ना। हमने एक एग्जाम्पल देखा था चिक और क्विल का, और जो जो दोनों ही बर्ड है। और दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा नुइट स्पीशीज ए और बी, वो अम्फीबिया कैटेगरी के आते हैं, है ना। तो जब हमने हमने फिर जो पीछे वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इसमें हमने
ये वाला जो ऊपर ये बना हुआ डायग्राम, इसमें हमने क्या किया था, हमने आपका जो फ्रॉग था, सॉरी चिग था, चिग के अंदर हमने क्विल का जब वो डाली, सेल्स डाली, तो जो इसमें ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्विल की सेल्स है। जो ये रेड पार्ट आपको रिसीव यहाँ पे दिख रहा है, वो किसकी बेटा, उस क्विल की जो सेल्स है। तो वो जैसे आप उस पर यूवी रेडिएशन डालते हो, तो वो आपको इंडिकेशन दे देता है कि भाई वो वाली सेल यहाँ पर बैठी हुई है। आपने जिस एरिया में वो ऐड की थी, मतलब आपने क्या किया था, आपने फॉर एग्जाम्पल ये एम्ब्रियो था, और एम्ब्रियो में की इस जगह पर ये सेल ऐड कर दी, फॉर एग्जाम्पल 4 सेल ऐड कर दी। और जब आपके बाद में बन के निकल के आया, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टैडपोल बन गया आपका, तो मुझे लगता है कि ये सेल जो है कल को जाके स्किन बनाएंगी, है ना, ये स्किन बनाएंगी। तो ये वाली जो जो कुल की से अब कुल का रंग होता है, उसके अंदर जो है वो कलर देता है ना। तो फिर आपकी ये वाली जो जगह है वो फिर कैसी होगी बेटा, कलरफुल हो गई, क्योंकि उसने स्किन बनाई। तो जैसे वो ऐसे नहीं, जैसे आपने उसके ऊपर क्या डाला, यूवी रेडिएशन दिया, तो वो आपको ये देने लगता है। चलिए आगे आज का अभी अभी वाला जो टॉपिक हम जो अब करने वाले हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार कि आज क्या हम करने वाले हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका कमिटमेंट। ठीक है, तो कमिटमेंट का वही मतलब क्या है, अब जैसे हमने पहले बात की थी कि भाई ये ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के बाद कमिटमेंट हो रही है। और अच्छा, ये तो हमने कर लिया था शायद, कमिटमेंट वाला तो हो गया था मेरे ख्याल से। क्या नाम इसका, महिमा हो गया था ना, ये वाला पेज तो हमने कर लिया शायद, हाँ ये तो हो गया है। हाँ सर, हो गया था ये। रुको एक मिनट में नेक्स्ट पेज लगाता हूँ, अगला हमारा पास आना चाहिए था। ये तो हो गया हमारा कमिटमेंट। अच्छा, वहां पे हमने उसके बारे में थोड़ा सा देखा था, मतलब ना यहाँ डिटेल में है, इसलिए अब उसको हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं, राइट। तो इधर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वो थोड़ी सी आपको सिर्फ हल्की सी उसमें डेफिनेशन थी ना, अब यहाँ हम बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में ना। अब उसमें कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप डिसाइड कर रहे हो, टू टेक डिसीजन। कमिटमेंट का एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है बेटा, कि आपने कमिटमेंट का मतलब होता है कि मेरे पास अगर कोई सेल है ना, मेरे एम्ब्रियो के अंदर कोई सेल प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, और ये जो कमिटमेंट है ये होगा कब, क्योंकि आपको पता है पहली स्टेज आती है आपकी 2 सेल स्टेज, 2 के बाद बेटा आती है आपकी 4 सेल स्टेज, 4 के बाद आती है बेटा 8। तो जो 8 स्टेज है आपकी एम्ब्रियो की, उसको मैं बोलता हूँ मोरूला। क्या बोलता हूँ बेटा, मोरूला। ये मोरूला होता है अंदर से पूरा सॉलिड, बाहर से भी सॉलिड, मतलब पूरी एक बॉल होती है, बॉल की तरह, है ना। ये 8 सेल होगी, और आप पता है कोई कैविटी नहीं है। 8 के बाद अगली जो स्टेज आएगी वो होगी 16 सेल स्टेज, 16 के बाद फिर हो जाएगी 32। तो मोरूला के बाद अगली जो स्टेज आने वाली होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टूला, जो ऑलमोस्ट 32 की हो सकती है या 16 की भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ब्लास्टुला के बाद फिर तो आप काउंट नहीं कर सकते सेल्स को, फिर तो वो अनलिमिटेड हो जाती है। ब्लास्टुला के बाद स्टेज आती है गैस्टुला, और गैस्टुला जब स्टेज आ जाती है तो आपको 3 लेयर मिल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 3 लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक लेयर मिलती है आपको एक्टोडर्म, एक मिल जाती है आपको मीजोडर्म बीच वाली, और एक मिल जाती है एंडोडर्म, है ना। ये 3 लेयर बन जाती है। तो हम उस स्टेज को एम्ब्रियो की क्या बोलने लग पड़ते हैं, गैस्ट्रुला। क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रुला। तो ये जो आपको 3 स्टेजेस मिली हैं, एक्टोडर्म की जो सेल्स होंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी, जो एक्टोडर्म की सेल्स होंगी वो आपको मिलेंगी इस वाले रीजन में, बाहर वाले। मैं बना के दिखाता हूँ पहले एक बार, रुक जाओ। वैसे मैंने आपको उस टाइम भी बनाया हुआ है, अगर आपको वो नोट्स पढ़े हो तो उससे आप बेसिक चीजें ग्रैब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पता नहीं कहाँ पढ़े होंगे आपके, है ना, वो भी है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। अ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जब गैस्ट्रुला बनता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। पहले आपका ब्लास्टुला था, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला तो गोल होता है, और सेंटर वाली सेल गायब हो जाती है। यहाँ वाली सारी सेल, बीच वाली जो सेल है ना, जो मैं ये जिस रीजन को मैं ये ब्लैक कर रहा हूँ, ये सारी गायब होगी, तो बीच में बन गई कैविटी। फिर इस कैविटी को मैं नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ बेटा, ब्लास्टोसील। क्या बोलूंगा, ब्लास्टोसील, है ना। और फिर ये स्टेज आगे कन्वर्ट होगी इसके अंदर, इसके लिए इसको क्या करना पड़ा, इनवेजिनेशन, ये अनफोल्ड मार गया, इधर पे ये फोल्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन। और अब ये तो होगी ब्लास्टुला और ये होगी गैस्ट्रुला। तो अगर मैं बात करूं कि
हमारी वो सेल कहाँ कहाँ लगी होंगी, ये आता है क्वेश्चन। तो पूछेगा आपसे कि भाई जब आपकी गैस्ट्रुलर स्टेज आ गई तो आपको 3 सेल मिली है, एक तो मतलब 3 लेयर मिली है जर्मिनल, जिसको बोलते हैं जर्मिनल लेयर। एक मिली है आपको एक्टोडर्म मिली है, एक आपको मीजोडर्म मिली है, एक आपको क्या मिली है, एंडोडर्म। तो जो आपकी है कौन सी, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होगी इस वाले एरिया में, जहां जहां मैं कलर कर रहा हूँ आपको दिख रहा है डायग्राम में। ये होती है बेटा कौन सी आपकी, ये जो एरिया है इसमें क्या है बेटा, आपको आपको क्या दिख रहा है बेटा, क्लैरिटी आ रही है ना दोनों को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ साफ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये किनारा, किनारे वाला जो एरिया है, इसमें क्या है, कौन सी सेल दिखेगी आपको, एक्टोडर्म। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, जो उससे आगे वाला एरिया है, उससे आगे वाला, यहां से जहां से फोल्डिंग हुई है, ये वाला जो एरिया है, ये दिख रहा है आपको, जो मैंने एस सा बनाया है, दोनों साइड, दोनों साइड जो मैं एस सा बन रहा है ना, ये वाला जो एरिया है उसमें आएगा बेटा मीजोडर्म। कौन सी आएगी बेटा, मीजोडर्म। और आगे अगर मैं बात करूं, अगला जो जोन बचा आपके पास, अगला जो जोन है ये वाला, अंदर वाला कॉनकेव शेप का जो जो साइज बचा, इसमें आपकी सेल आएगी बेटा एंडोडर्म। कौन सी सेल आएगी बेटा, एंडोडर्म। तो इस चीज को आपने याद रखना है, ये आपका एक्चुअल में क्या है बेटा, पोजीशन है, लोकेशन है आपकी। अब देखो, पहले तो क्या था कि सेल सारी एक जैसी थी, सारी सेल जो थी मेरे उसके अंदर, वो एक ही टाइप की, मतलब एक, वो सब जानती है, हर एक सेल जानती है कि भाई कैसे बनना है, ये सब एक जैसी, एक ही टाइप सेल आपकी, ठीक है। लेकिन जब आप इधर आए तो आपने देखा कि मैं सर ने बताया कि भाई इस वाले जोन में आपको क्या मिल रहा है, एक्टो मिल रहा है, इधर वाले में आपको मीजो मिल रही है, इधर वाले में एंडो मिल रही है। तो आपने अब यहाँ पर क्या कर दिया, सेल को बता दिया कि तूने क्या बनना है। तो वो जब आप ब्लास्टुला से स्टेज में आ रहे होगे कि इसके अंदर, गैस्ट्रुला के अंदर, तब वहां पर एक एक बात हुई है जिसका नाम पड़ा है कमिटमेंट। क्या नाम पड़ा है बेटा, कमिटमेंट। मतलब सेल को उसका भविष्य बता दिया गया है कि तुम, अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया कि मतलब जो पहले एक जैसी सेल थी और उसको अब आप एक एक्टो बोल रहे हो, अब आप उसको मीजो बोल रहे हो, क्योंकि सबके पास तो क्रोमोसोम तो सेम ही है। अगर ये ह्यूमन कैमरी होता तो सबके पास कितनी है, 46 सेल है, कितनी बेटा, 46। अब ये 46 है तो सर तो कैसे आप इसको बता रहे हो कि ये एक्टो, क्योंकि बेटा हुआ यूं, अब हमने जब कमिटमेंट की है ना, तो कमिटमेंट होता है ना, जैसे आप, मैंने आपको बोला कि भाई आपने क्लासेस लगानी है तो आपने कमिटमेंट कर ली, तो आप उस काम करने को तैयार हो गए। फिर होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब कि अब आप उसको लगा रहे हो, एक तो आपने मन में ठाना कि भाई मैं कमिटमेंट करूंगा। अब ये जो सेल बन के आई, ये आपका डिफरेंशिएशन वाला जोन है। इसमें क्या हुआ कि अब आप जो कमिटमेंट की, कमिटमेंट में ये होगा कि जो मेरी सेल है, अब ये यहाँ मेरे पास कितनी 8 सेल है, सॉरी मतलब उसमें ब्लास्टुला से पीछे जो मॉड्यूल आया था वो 8 सेल थी, वो कमिटमेंट करती है। कमिटमेंट में क्या हुआ कि सेल के पास तो 46 क्रोमोसोम है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 3 से आई बनती है, तो मैं एक सेल को बोलूंगा कि भाई तेरे अंदर जो 3 नंबर का क्रोमोसोम है ना, उसको एक्टिवेट कर, बाकियों को एक्टिवेट नहीं करना। जो मेरी दूसरी सेल है, कोई सेल है, कोई और सेल है, उसमें जो बगल वाली, मतलब एक तो मैंने इसकी बात कर ली, ये वाली सेल की बात कर ली, अब मैं इसकी बात, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई तूने, तेरा जो क्रोमोसोम नंबर 7 है तो उसको एक्टिवेट कर, बाकियों को नहीं करना। इसको मैं बोलूंगा कि भाई तू अपना क्रोमोसोम नंबर 10 एक्टिवेट कर। तो इसको कहते हैं जीन रेगुलेशन। ये मैंने आपको करवाया जेनेटिक्स में, जीन रेगुलेशन, ओपेरॉन मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई, आगे चलते। क्लियर हो गया बेटा सभी को, दोनों को क्लियर हो गया बेटा जो मैंने समझाया? हाँ, यस यस सर। सर। चलो आगे चलते, आगे चलते। अब हम यहाँ बात करें कमिटमेंट में क्या होता है, कोई आपकी जो सेल है, जैसे यहाँ पे मेरे पास, अब मैंने इन दोनों सेल को एक ही लेवल पे बनाया, मतलब ये एक ही टाइप की सेल थी, ये एक ही। अब मैंने इसको कमिटमेंट करवा के, मैंने एक ही टाइप सेल को, एक को तो मैंने उसको ए लाइन एज में भेज दिया, ए लाइन के अंदर, जैसे हम मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं ना, तो वो कहते हैं हाँ भाई, जो जेडे बीबी है एक पास से हो जाओ, तो बीबी एक पास से हो जाओ, है ना, तो वो लाइनिंग कर देते हैं ना, जबकि हम इंसान तो एक जैसे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर कुछ करेक्टर देखे कि भाई एक तो मेल कैटेगरी है, एक फीमेल कैटेगरी है ना। जैसे जो आप अगर गुरुद्वारों में तो कम होता है, लेकिन जैसे अगर आप सत्संग में जाओ, जैसे इधर अपने राधा स्वामी सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ मेल फीमेल को बिल्कुल सेपरेट करते हैं, वो उनका पंडाल भी डिफरेंट होते हैं, उनके जहाँ वो बैठते हैं वो भी अलग होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि हाँ भी एक पास हो जाओ, तो बीबी एक पास हो जाओ,
तो वो जो सिस्टम है उसको आप लाइनेज कर रहे हो, मतलब जो पहले वो सब ह्यूमन बीइंग थे, इंडिविजुअल थे, लेकिन आपने उसको अलग लाइनेज में डाल दिया। तो सेम उसी वो मैं एक जर्नल से एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास कमिटमेंट है, कमिटमेंट में क्या है कि एक ही जो जैसे ये वाली सेल और ये वाली सेल एक ही जगह बनी हुई है दोनों ना, एक ही जगह पे, बट मैंने इनको एक लेवल पे रखा, लेकिन आगे जब मैंने इनको भेजा तो मैंने इनको इनके अंदर मैंने क्रोमोसोम को बता दिया कौन से एक्टिव होने कौन से नहीं होंगे। तो वो अलग अलग उनमें एक्टिवेशन की वजह से उनको हमने अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया। एक को मैंने ए लाइनेज दे दिया, मतलब वो ए लाइन ए प्रकार का होगा, दूसरे को हमने बी लाइनेज में डाल दिया कि वो बी लाइनेज का है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक ए और बी की इस लेवल पर कैसी है, इक्वल पोटेंसी बेटा, कैसी है बेटा, इक्वल पोटेंसी है। और यहां पर हमने क्या किया है, ये वाली स्टेज जो है, जो जहां पर इक्वल पोटेंसी आ जाती है, मतलब आपको पता है ना कि अभी हमने बात की जो मोरुला स्टेज है, मोरुला स्टेज में सारी सेल एक जैसी होती है, मतलब इनकी पोटेंसी कैसी है, सेम। तो वही वही हम बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी क्या पोटेंसी कैसी है, इक्वल पोटेंसी की है। ये एक ही ताकत है इनमें, ये एक हर एक मतलब हर एक सेल जानती है कि पूरी बॉडी को कैसे बना सकते हैं, हर एक सेल। लेकिन मैंने क्या किया, मैं क्यों भाई, मैंने कोई एक जायगोट से कोई 10 थोड़ी इंडिविजुअल बनाने, मैंने एक जायगोट से एक इंडिविजुअल बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सेल को काम दे दिया, सबको सबका लेबर अलग अलग बांट दिया, भाई तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करेगी, तू ये सेल करेगी। तो बोलता है ये वाली जो स्टेज है, जब सबके पास इक्वल पोटेंसी होती है, तब हम क्या करते हैं, तब उस जगह को, उस स्टेट को, उस अवस्था को क्या बोलोगे, डिसीजन स्टेट। अब हम लॉक करेंगे कि तूने क्या करना है, इस चीज ये वाली जो आपकी अवस्था आ जाती है उसको बोलते हैं डिसीजन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, डिसीजन स्टेट। तो यहां पर मेरे पास क्या है, ए लाइनेज और बी लाइनेज। क्या है बेटा, ए लाइनेज और बी लाइनेज। तो यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, मैं ए लाइनेज और बी लाइनेज की बात कर रहा हूं। जैसे ही आपकी ए सेल और बी सेल कहां चली जाएगी बेटा, ए लाइनेज और बी लाइनेज के अंदर, तो इसको, इस स्टेज को मैं बोलूंगा बेटा इरिवर्सिबल स्टेज या कमिटमेंट स्टेज। अब बोलूंगा मैं इसको, समझ आ रही बात, कि जैसे मैंने अपने ए को ए लाइनेज में डाल दिया, मतलब अब ये ए टाइप की चीजों को बनाएगी, ये बी टाइप में चली जाएगी, तो दोनों आपस में डिफरेंट होगी। और इनका ये जो करेक्टराइजेशन आपने किया है कि भाई तेरे को हमने कमिट कर दिया, तूने ये काम करना है, तो ये बात अब है इरिवर्सिबल स्टेज। कैसी है बेटा, अब ये बी सेल वापस नहीं जा सकती यहाँ पे। कुछ मेथड होते हैं वापस करने के, लेकिन अभी अगर हम नॉर्मल एक जनरल बात करें तो ये दोनों अब वापस नहीं जा सकते। मतलब ए जो लाइनेज है वो इधर नहीं जा सकती, जो आपका ये वाली बी लाइनेज है वो इधर वापस नहीं जा सकती। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि ये आपकी कैसी बेटा, इरिवर्सिबल कमिटमेंट स्टेज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कमिटमेंट में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, तो कहता है कमिटमेंट में दो दो स्टेज आती हैं। जैसे आपने लिखा ना यहाँ पे इरिवर्सिबल स्टेज, तो वो कहता है यहाँ पर कमिटमेंट में दो स्टेजेस आती है, मतलब कमिटमेंट को आप दो फेज में बांट सकते हो। पहला जो फेज है उसको बोलते हो अर्ली स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन, और ये जो स्टेज होती है वो कैसी होती है बेटा, रिवर्सिबल स्टेज है। इट कैन बी चेंज, मतलब आप उसको बदल सकते हो, उसके भविष्य को अभी भी बदल सकते हो। मतलब जो ए सेल से जो ए लाइनेज बन गया वो तो नहीं बदलेगा, वो इरिवर्सिबल। लेकिन अभी इसके मतलब ए से जब ए लाइनेज बने आप, मतलब इस सिंपल सेल से जब आप यहां तक पहुंचे, तो बीच में एक स्टेप ऐसा है, जब जब आपका आधा आधा ही अभी प्रोसेस हुआ है, वहां पर आप अभी भी बदल सकते हो कि वापस चाहो तो मैं ए से उसको दोबारा कुछ और कर सकता हूँ, है ना। तो वो स्टेज कहलाती है आपकी अर्ली स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बेटा अर्ली स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन। और इस स्टेज पर, कमिटमेंट की उस स्टेज पर, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपने ये बनाना है, ठीक है। तो कमिटमेंट का मतलब है कि आप फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, लेकिन कमिटमेंट के ऊपर पहुंचने से पहले एक बीच में मिड स्टेज होती है जिसको आप बोलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये जो स्टेज है वो आपकी कैसी है बेटा, आपकी रिवर्सिबल है, मतलब आप उसको पीछे लेके जा सकते हो अभी भी, राइट। तो आगे क्या बोल रहा है, जैसे कि उसने एग्जांपल दी, मतलब आपको करके दिखा रहा है। जैसे मेरे पास ये है एक आपकी बेटा एक्टोडर्मल सेल। क्या है बेटा, एक्टोडर्मल सेल है। अब एक्टोडर्मल सेल को मैंने एक न्यूट्रल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया। क्या करवाया बेटा, न्यूट्रल मीडियम के अंदर मैंने उसको उसकी ग्रोथ करवाई, राइट। तो अब और एक मैंने नॉर्मल सेल ली हुई है, तो इस नॉर्मल सेल को भी मैंने क्या किया, न्यूट्रल मीडियम का मतलब होता है वो मीडियम जिसके अंदर मैं चीजों को ग्रो करवा सकता हूँ आर्टिफिशियल मेथड। तो मेरे पास एक पेट्री डिश है, उस पेट्री डिश के अंदर मैंने इन सेल को क्या किया बेटा, आपका फर्दर मैंने इनको क्या किया हुआ बेटा, ग्रोथ करवाई है इसकी, राइट। तो जो आपकी एक्टोडर्मल सेल है, वो एक्टोडर्मल लाइनेज के अंदर एंटर करके इट इज कैपेबल फॉर डिफरेंशिएटिंग ऑटोमेटिकली। और इसमें क्या है कि इन न्यूट्रल मीडियम, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने क्या किया,
कि मेरे पास एक एक्टोडर्मल सेल थी। एक्टोडर्मल सेल क्या होती है, हमारी स्किन के अंदर होती है। अब इसको मैंने क्या किया है, जो मतलब जो बाहर वाली सेल है आपकी ना, जो आपकी बॉडी के अंदर कवरिंग का काम कर रही है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टोडर्मल सेल। इसको मैंने न्यूट्रल मीडियम में ग्रोथ करवाया, तो जो भी सेल बनी वो सारी की सारी आगे, जो जैसे ये एक सेल थी, जब मैंने इसको नीचे एक नेचुरल मीडियम दिया, तो जितनी भी सेल बनी वो सारी की सारी कैसी थी बेटा, एक्टोडर्मल सेल। क्योंकि ये जो सेल है वो आपकी फाइनल स्टेज वाली सेल है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोमेटिकली इन न्यूट्रल मीडियम, मतलब ये ऑटोमेटिकली अगले वाली जो सेल में जा रही है वो एक्टोडर्म, मतलब इसका मतलब ये एक्टोडर्म है, तो ये आगे एक्टोडर्म ही बना रही है। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं, नॉर्मल सेल, तो अगर कोई नॉर्मल सेल है उसको जब मैं आगे करवा रहा हूं तो वो कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये भी आगे डिवीजन ग्रोथ तो कर ही रही है। ग्रोथ कैसे करेगी, जब ये डिवाइड करेगी। ग्रोथ तो ये कर रही है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं है, एक नॉर्मल सेल है, ये आपके पास एक नॉर्मल सेल का मास बन रहा है, कोई डिफरेंट ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये आपकी कार्डिक सेल है, हिपैटिक सेल है, ये आपकी एक्नी सेल है, ये आपकी मसल सेल है। ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, ये एक नॉर्मल सेल है जो एक मैंने अपने एम्ब्रियो से निकाली थी। तो जब ये नॉर्मल है तो ये अभी अनडिफरेंशिएटेड है, इसको आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट। तो ये किस में आती है फिर, इसका मतलब आप अभी भी इसको किसी में भी चेंज कर सकते हो। इसको आगे फर्दर आप किसी किसी भी लाइनेज के अंदर भेज सकते हो। उसको ए टाइप की सेल बना सकते हो, बी टाइप की सेल बना सकते हो, सी टाइप की सेल बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात, आगे समझ आ गई बेटा। यस सर, आ गया। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब मेरा अगली बात क्या आई है, मैं बोल रहा हूँ पहली स्टेज कैसी होगी बेटा, पहली स्टेज होगी आपकी अर्ली स्टेज। अब जो दूसरी स्टेज जो मेरे पास आई, मतलब हम बात कर रहे थे कमिटमेंट, कमिटमेंट के अंदर दो स्तर है आपके, दो फेज है। पहला जो फेज आया बेटा उसको हमने बोला अर्ली स्टेज, और दूसरे को बोल रहे हो आप, दूसरी अगला जो स्टेप आएगा उसको मैं बोलूंगा एज स्टेज, क्या बोलूंगा, डिटर्मिनेट स्टेज। या ये कैसी स्टेज है आपकी, लेटर, मतलब लास्ट वाली स्टेज, जिसको बोलते हैं लेटर स्टेज। या और सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, फाइनल स्टेज ऑफ कमिटमेंट, बिल्कुल आसान सी भाषा में। ये आपका क्या बेटा, डिटर्मिनेशन स्टेज, या जिसको आप लेटर स्टेज बोल रहे हो, या आप उसको क्या बोल रहे हो बेटा, फाइनल स्टेज ऑफ कमिटमेंट। क्या बोल रहे हो बेटा, फाइनल स्टेज ऑफ कमिटमेंट। तो इसमें क्या है बेटा, या तो मैं क्या करूं बेटा, ये मेरे लिए क्या है, ये वाला जो फेज आ गया वो कैसा है बेटा मेरे लिए, इरिवर्सिबल है। सेल्फ फेट कैन नॉट बी चेंज इट यू इफ यू चेंज। वो कहता है सेल्फ फेट कभी भी चेंज नहीं हो सकता, अगर आप करना चाहो तो भी। क्यों, क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बात बोली कि मेरे पास एक सेल थी मेरे एक एम्ब्रियो की, मतलब अभी एम्ब्रियो मेरा इनिशियल फेज में है, अभी छोटा सा है, मतलब ब्लास्टोल वाली स्टेज पे है। तो इसके अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो मेरे पास क्या बेटा सेल है, अगर उसको मैं बाहर निकाल के ग्रोथ करवाऊं, तो ये जिस टाइप का ये खुद है, तो जब भी ये डिवीजन करेगा तो ये उसी टाइप की सेल बनाएगा, आगे ये फिर बनाएगा। क्योंकि अभी इसमें क्या नहीं हुआ बेटा, इसका स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ, राइट, मतलब इसमें कमिटमेंट नहीं हुई। लेकिन ये तो थी मोरुला, मैं चला गया ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टुला से चला गया मैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला सेल के अंदर जो सेल्स होंगी वो कैसी होगी बेटा, डिफरेंशिएटेड होगी, राइट। या मैं आपको तो जब चाहे आप एक आपके फुली मेच्योर एम्ब्रियो की बात कर लो, या फिर आपकी आपकी जो बॉडी है, मैं आपकी बॉडी की स्किन से अगर एक सेल निकालूं तो वो सेल कौन सी होगी, एक्टोडर्म। क्या होगी बेटा, तो जब भी वो डिवाइड करेगी तो वो जो भी सेल बनाएगी वो एक्टोडर्म ही होगी। या मैंने आपकी लिवर की एक सेल ले ली, जिसे आप हिपैटिक सेल बोलते हो, तो वो आगे जब भी डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी बेटा, लिवर सेल ही बनाएगी। ये चीज आपने याद रखना है, क्या बनाएगी बेटा, वो लिवर सेल ही बनाएगी। अब वो फर्दर लिवर सेल आगे क्या कर रही है बेटा, ये जो फर्दर आपकी जो लिवर सेल है वो फर्दर आपकी बेटा आपके लिए क्या कर रही है, वो फिर से आपके लिए लिवर सेल ही बनाएगी। तो मतलब ये कमिटमेंट की फाइनल स्टेज पे है, कौन सी बेटा, फाइनल स्टेज पे। और ये कैसे है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इसको आप अभी भी किसी किसी में भी चेंज कर सकते हो। तो ये होता है अर्ली स्टेज ऑफ कमिटमेंट। और क्या होता है बेटा, अर्ली स्टेज, इसको बदल सकते हो, बट ये वाली नहीं, ये वाली वही बनाएगी। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यार बेटा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, बोला ठीक है सर, मैंने कहा आज मैं चपाती खाऊंगा, बोला ठीक है सर। तो आपने चपाती बनाई मेरे पास सब्जी के साथ, तो जब चपातियां बना रहे थे तो जैसे आपने चपाती बनाई, और चपाती आपने क्या करा, तवे पे बनाई फुल्का, और फुल्का का वो जो डिजाइन था, नॉर्मल फुल्का कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन वो नहीं बना आपसे, वो टेढ़ा बेटा बन गया। अब आप मेरी थाली में ले आए, मैंने कहा यार बेटा मैं ये ऐसा टेढ़ा बेटा नहीं खाऊंगा, मुझे बिल्कुल गोल फुल्का लेके आओ, चपाती लेके आओ।
तो बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, आटा खत्म हो चुका है और यही अब मैं आपको बोलूं कि उस रोटी को दोबारा आप चेंज करो, दोबारा आप चेंज करो आटे के अंदर, गुने हुए आटे के अंदर, हो सकता है? वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आप अपनी कमिटमेंट की फाइनल स्टेज पे पहुंच गए थे, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। लेकिन मैं बोलूं कि आपने एक आटे का पेड़ा लिया और वो अभी बेल रहे थे, और बेलते बेलते टाइम वो गोल नहीं हो रहा था, तो आपने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी देखो ये गोल नहीं हो रहा, आप आओ, और तो मम्मी ने फटाक से दोबारा से उसको गोल गोल किया और वो दोबारा से आपकी चपाती बन गई। तो वो वाली जो स्टेज है वो आपकी है बीच वाली स्टेज, जिसको आप बोल रहे हो अर्ली स्टेज या स्पेसिफिकेशन स्टेज, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन, या उसको बोल रहे हो आप रिवर्सिबल, जो पीछे वाला हमने पढ़ा वो आपकी रिवर्सिबल स्टेज है, राइट? उसको आप चेंज कर सकते हो, उसका फेट आप बदल सकते हो, लेकिन इसका नहीं बदल सकते, जो आपकी जो फाइनल वाली है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी डिटर्मिनेट स्टेज, जिसको हम लेटर स्टेज बोल रहा हूँ, वो कैसी है? इरिवर्सिबल है। सेल्फ फेट कैन नॉट बी चेंज, अगर आप चाहते हो तब भी आप उसको, चाह कर भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसमें हमारे पास जो इसकी भी अलग अलग स्टेज है ना? पहली वही सेम उसी पहले तरह की पहली वाली जो एक आपकी क्या है बेटा, अर्ली स्टेज है, और उसके बाद अर्ली के बाद आएगी डिटर्मिनेशन स्टेज, है ना? तो अर्ली जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोले बेटा, स्पेसिफिकेशन। तो मतलब इसको अगर इस तरीके से भी बोला जाए कि हमारे पास जो कमिटमेंट है, हमारे पास जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट के अंदर आप देख रहे हो हमारे पास वो स्टेज आ गई। कमिटमेंट के अंदर पहली जो स्टेज आई उसको नाम दे रहे हो आप स्पेसिफिकेशन, और जो दूसरी स्टेज आई उसको मैं नाम दे रहा हूँ डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बोलता आप जो कमिटमेंट जो करवा रहे हो, कमिटमेंट के दो स्टेप है। पहला जो स्टेप है उसको मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकेशन, दूसरा जो स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन। जो स्पेसिफिकेशन था, जब सेल आपकी स्पेसिफिकेशन वाले लेवल पे होती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो अभी भी, लेकिन आपकी सेल स्पेसिफिकेशन के बाद जब दूसरे स्टेज में चली गई, अगले स्टेज में चली गई, जिसको आप बोल रहे हो डिटर्मिनेशन स्टेज, तब आप नहीं बदल सकते, जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ। जब अगर आप सेकंड वाले लेवल पे आ गई, सेकंड वाले लेवल पे आ गए, तो आप उसे बदल नहीं सकते। ये कमिटमेंट के दो पार्ट हो गए, क्लियर बात है? अब हमने बात की कि भाई जो आपकी डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन के अंदर भी दो हिस्से हैं, डिटर्मिनेशन के अंदर भी दो पार्ट है। पहला पार्ट हो गया का, और दूसरा पार्ट हो गया डिटर्मिनेशन का। वो कैसे? वो कैसे? ये डिटर्मिनेशन, ये स्टेज आ गई ना, और उसके दो पार्ट हो गए, कैसे? अब वो बोल रहा है कि अगर अगर अर्ली स्टेज में, जैसे ये मेरे पास एक एक्टोडर्म थी, है ना? इस एक्टोडर्म को मैंने क्या किया, हमारे पास दो, मेरे पेट्री डिश ली, एक जगह तो मैंने एक्टोडर्म को मैंने क्या किया, नॉर्मल ग्रोथ करवाई उसकी। तो आपको आगे क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलेगा? जब भी आप एक्टोडर्म को आगे ग्रोथ करवाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? एक्टोडर्मी मिलेगी। लेकिन मैंने, ये सबसे यहां से क्वेश्चन निकलता है, यदि मैं उस एक्टोडर्म के अंदर क्या डाल दूं? मायो डी सिग्नल। मैंने क्या डाला बेटा? मायो डी सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है आपको नेट के। मेरे पास क्या है, मेरी जो सेकंड स्टेज थी, जो डिटर्मिनेज स्टेज है, कैसी बेटा? डिटर्मिनेज स्टेज है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमने पीछे ऊपर पढ़ा कि नॉर्मली मेरे पास कोई अगर डिफरेंशिएटेड सेल है, यानी कि जो मेरे पास जैसे एक्टोडर्म सेल थी वो एक्टोडर्म भी बना रही थी, और जो मेरे पास कोई नॉर्मल सेल थी वो अनडिफरेंशिएटेड, मतलब वो किसी में डिवाइड नहीं हुई थी, तो वो क्या बना रही थी? एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना रही थी। क्या बना रही थी बेटा? जैसे ये नॉर्मल सेल थी ना, यहाँ मैंने बात की, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल सेल है, और ये मेरे पास क्या थी, एक डिफरेंशिएटेड सेल। तो जब इसको आगे मैंने नॉर्मली कुछ उसमें ऐड नहीं किया, तो वो अपने लाइनेज में रही, मतलब एक्टोडर्म से एक्टोडर्मी बनी, और ये नॉर्मल सेल थी तो उसने नॉर्मली बनाया। जो नॉर्मल सेल का मतलब जो अनडिफरेंट, जिसको आप किसी में आपने उसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया था। लेकिन जैसे ही डिफरेंशिएशन हो गया, डिटर्मिनेशन आपने कर दिया, आगे देखो लेटर स्टेज में क्या हुआ है, आगे वाली स्टेज में क्या हुआ, वाली स्टेज में क्या हुआ बेटा? जैसे ही मैंने, एक मिनट, जैसे ही मैंने डिटर्मिनेशन स्टेज में क्या हुआ कि मेरी पहली स्टेज आई अर्ली स्टेज। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास अर्ली वाली स्टेज में क्या होता, पहले वाली स्टेज में क्या होता कि जो आपकी एक्टोडर्म थी वो नॉर्मल रही, लेकिन जब दिया मायोडी सिग्नल, और मायोडी सिग्नल जैसे आपने इसके अंदर ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर, पेट्री डिश के अंदर, तो मॉडिफाइड मीडियम और अनदर रीजन, जो जो पहली चीज एक्टोडर्म से एक्टोडर्म ही बननी थी, वो एक्टोडर्म नहीं बनी, वो क्या बन गई बेटा? मीजोडर्म। अब आपका वही एक्टोडर्म की सेल आपको क्या बना के दे रही है? मीजोडर्म की सेल। तो आपको अगर क्वेश्चन ये आए कि मैंने एक्टोडर्म से मीजोडर्म बनानी है, तो मुझे कौन सा सिग्नल देना पड़ेगा उसको? मायोडी सिग्नल। क्या देना पड़ेगा बेटा? मायोडी सिग्नल। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मायोडी सिग्नल
तभी बदल पाएगा एक्टोडर्म को मेसोडर्म में जब आप भी कौन सी वाली स्टेज पर हो, स्पेसिफिकेशन। कौन सी स्टेज पर बेटा, स्पेसिफिकेशन। अगर आप दूसरे स्टेप पे चले गए, मतलब यही एक्टोडर्म चली जाए किसके ऊपर, आपके डिटर्मिनेशन वाले स्टेप पे, फाइनल स्टेप पे। दो स्टेप थे ना अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। पहला वाला, पहली वाली स्टेज क्या बेटा, पहला स्टेज क्या बेटा, स्पेसिफिकेशन। दूसरा से अगले वाला स्टेज स्टेप क्या बेटा, डिटर्मिनेशन। अगर आपकी कोई सेल किस पे बेटा, स्पेसिफिकेशन पे है, तो आप उसको, नॉर्मल है अगर कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो अगर एक्टोडर्म है तो वो एक्टोडर्म बनाएगी। कोई नॉर्मल सेल है तो वो नॉर्मल बनाएगी, उसको पता ही नहीं मैं क्या, बस वो बना रही है बस। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन पे आ गए हो, तो डिटर्मिनेशन में क्या है, डिटर्मिनेशन को भी दो, जैसे इसको भी आपने स्पेसिफिकेशन दो पार्ट में बांटा, तो डिटर्मिनेशन में भी क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसी सेल है जैसे एक्टोडर्म वाली सेल है, उसको आप चाह रहे हो मीजोडर्म में बदलना, तो वो पहले वाले स्टेप में हो जाएगा। पहले वाले स्टेप में वहां पर आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, मायो डी सिग्नल। क्या देना पड़ेगा बेटा, मायो डी। ये पहला स्टेप कौन सा है, स्पेसिफिकेशन। अभी इसे स्पेसिफाई किया है कि तू एक्टोडर्म बनाएगी, बनाई नहीं है इसने, तो ये स्पेसिफाई वाली क्या है, आपकी सेल है। तो इस स्टेज के ऊपर आप इसमें क्या डालोगे, ये मायो डी सिग्नल। मायो डी सिग्नल डालोगे तो ये क्या बना पड़ेगी, मीजोडर्म। क्या बनाना पड़ेगी, मीजोडर्म। लेकिन यही आपकी एक्टोडर्म अपनी कौन सी स्टेज पर हो, डिटर्मिनेशन स्टेज या फाइनल स्टेज पर हो, तब आप उससे बनवाओगे, तब वो नहीं बनाएगी। चाहे आप ये सिग्नल भी डालोगे तो वो क्या बनाएगी बेटा, एक्टोडर्म ही। क्या बनाएगी, एक्टोडर्म। समझ आया बेटा, दोनों दोनों बच्चों को? यस सर। यस सर। चलो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, समझ आ गई तो आगे देखते हैं। अब आगे दूसरी वाला इसका स्टेज आ गया, इस पे आपकी जो कमिटमेंट का जो दूसरी स्टेज थी, डिटर्मिनेशन। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने एक्टोडर्म ली, एक्टोडर्म अब ये फाइनल स्टेज पे एक्टोडर्म है, तो इसको मैंने नॉर्मल ग्रोथ करवाया, और एक एक की नॉर्मल करवाई, दूसरे में मैंने मायोडी सिग्नल डाला। लेकिन दोनों ने क्या बनाया बेटा, एक्टोडर्म। क्योंकि ये जो एक्टोडर्म थी ये किस स्टेज पे थी, डिटर्मिनेशन। तो बस यही आपने याद रखना है कि मेरी बात क्या हुई थी, हमने एक टॉपिक लिया उसने कहा कमिटमेंट को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। कमिटमेंट को दो पार्ट में बांट सकते हो। पहला है कमिटमेंट का पहला पार्ट है स्पेसिफिकेशन, है ना। दूसरा क्या है बेटा, डिटर्मिनेशन। पहला है स्पेसिफिक, दूसरा स्पेसिफिकेशन को आप क्या कर रहे हो, उसने कहा जो स्पेसिफिकेशन है, अगर सेल आपकी स्पेसिफिकेशन वाले स्टेज पर है, मतलब अभी आपने सेल को स्पेसिफाई किया। कमिटमेंट की दो स्तर है, पहला स्तर है स्पेसिफिकेशन, दूसरा है डिटर्मिनेशन। वो कहता है स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आपकी सेल को आपने भी स्पेसिफाई किया, बना नहीं डाला, बस उसको बोला गया है कि आपने ऐसे करना है। लेकिन ये वाली स्टेज आपकी अभी भी स्टेज कैसी है, रिवर्सिबल। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उसको बोला था कि तूने बनना है, तूने तूने क्या बनना है, तूने तूने मतलब अभी आपने क्या बनना है बेटा, तूने एक्टोडर्म बनना है, तो वो ठीक है, बन रही है आपकी। लेकिन एक मिनट रुकना बेटा, ये हैंग कर गया शायद। जैसे उसने बोला कि भाई तूने अभी जो, जैसे मेरे पास कमिटमेंट था, कमिटमेंट में क्या आपने सेल ली और सेल को बोला कि आपने ये बनना है, तो स्पेसिफाई किया, अभी बनी नहीं है, तब उस वाली स्टेज पे तो आप उसे बदल सकते हो, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही सेल आपकी दूसरे स्टेप में चलेगी, यानी कि डिटर्मिनेशन में चलेगी, अब आप कुछ भी डालो वो बदलेगी नहीं। पर डिटर्मिनेशन के दो पार्ट है। डिटर्मिनेशन की होने से पहले एक, मतलब वही नॉर्मल स्पेसिफिकेशन कि अभी आपने उसको बोला है तो बदल सकते हो, लेकिन एक बार वो बढ़ गई उसके बाद आप उसको वापस नॉर्मल में नहीं बदल सकते। ठीक है। तो अगर नॉर्मल के लिए, जैसे अगर वैसे क्या है, अगर अभी अभी वो स्पेसिफिकेशन में जो रिवर्सिबल वाला है, उसके लिए हमने क्या किया, एक्टोडर्म की सेल ली और उसको उसके अंदर क्या डाला, मायोडी, तो वो वापस किसमें बदल गई बेटा, आपके एक नॉर्मल सेल में, जिसको आप स्टेम सेल भी कह सकते हो। और अब आप उसको दोबारा मॉडिफाइड करके, जैसे मैंने अभी एक्टोडर्म से क्या बनाई थी, मीजोडर्म। मीजोडर्म से तो जो एक्टोडर्म थी वो फाइनल वाली एक्टोडर्म नहीं थी, ये याद रखना, वो थी स्पेसिफाई, स्पेसिफिकेशन वाली एक्टोडर्म। तो उसमें जो मैंने मायोडी डाल दी, मायोडी सिग्नल डाला, तो वो क्या बन गई, मीजोडर्म। लेकिन यही एक्टोडर्म आपकी क्या होती, डिटर्मिनेट स्टेज में, फाइनल स्टेज पर होती, बन चुकी होती, तब मैं मायोडी डालता, तब नहीं बनती वो, तब वो कन्वर्ट नहीं होती मीजो, वो हमेशा फिर क्या बनाएगी आप। तो मतलब आपका जो डिटर्मिनेशन स्टेप है, यानी कि जो लेटर स्टेज है या फाइनल स्टेज है कमिटमेंट की, वो कभी भी आपकी क्या होगी, रिवर्स नहीं होगी, वो हमेशा इरिवर्सिबल रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ आ गई बात। अब आगे देखते हैं। तो ये तो बात होगी डिटर्मिनेशन। अब
आगे मैं बात करूं कि भाई मेरे पास क्या है, अब देख लेते हैं कि भाई स्पेसिफिकेशन कितने टाइप का है, क्योंकि आपने बोला कि स्पेसिफिकेशन कैसा होता है। अभी हम बात कर रहे हैं बार बार स्पेसिफिकेशन, एक 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 आपकी स्टेज हो गई थी स्पेसिफिकेशन, और एक स्टेज हो गई थी आपकी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तो चीज बदलेगी नहीं, लेकिन स्पेसिफिकेशन में आप बदल सकते हो। तो कहते हैं जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसा है, रिवर्सिबल है, यानी कि आप उसमें उसके फेट को, उसके भविष्य को, सेल के भविष्य को अभी भी चेंज कर सकते हो। सेल अभी फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची, सेल अभी मिड स्टेज में है, सेल अभी डिसाइड कर रही है कि मैंने करना क्या है, और वो डिसीजन आपने उसको बता दिया है। लेकिन जब बताया है उसको डिसीजन, तो वो अभी भी अपने आप को बदल सकती है। इतनी बात आपने दिमाग में रखनी है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन है वो आपकी तीन टाइप की होती है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, और सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन। और वैसे याद रखना तो एसीएस से, कैसे एसीएस, ए का मतलब ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कमिटमेंट स्पेसिफिकेशन, और सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन। इस तरीके से समझ तो आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना बेटा, मतलब जो हमने जो कमिटमेंट है उसको, यस उसकी सर। दो Yes, स्टेजेस sir. रखी हैं, दो स्टेजेस रखी हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन की हमारे पास दो चीजें हैं, मतलब हमने क्या किया है, कमिटमेंट को दो पार्ट में बांटा था, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। जो स्पेसिफिकेशन है वो अर्ली स्टेज है, जो डिटर्मिनेशन है वो लेटर स्टेज है, बाद वाली फाइनल स्टेज। तो अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन एक्चुअल में कितने टाइप का होता है, हम और डीप डेप्थ बाय डीप डीप और डीप चले जा रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है नेट का पेपर है, कोई ऊपर से तो पूछेगा नहीं। ये तो पूरे देखो, जो नेट की तैयारी है वो बिल्कुल डेप्थ है। जैसे आपने जो +2 में पढ़ा, आपने जो बीएससी में पढ़ा, आपने जो एमएससी में पढ़ा, जो एमएससी का जो लेवल है ना, लेकिन एमएससी में आपको ऐसे पढ़ाया नहीं गया। एमएससी में वैसे होती वही एजुकेशन है जो नेट में पूछी जाती है। पर नेट क्या करते जो, लेकिन जो जब आप एमएससी करते हो तो एमएससी में तो जैसे आपने जूलॉजी में की तो वो जूलॉजी का ही पढ़ाएगा। लेकिन नेट जो हमारा है वो कॉमन पेपर है सभी का, मतलब बॉटनी का, जो माइक्रोबायो का, बायोकेमिस्ट्री का, उन सबका एक ही पेपर होने वाला है। तो हमने बॉटनी तो पढ़ी नहीं उस लेवल की, एमएससी लेवल की ना ही हमने। और आपने जो एमएससी की वो भी आपको पता है कि आपने क्या क्या किया है, उसमें आपने नॉर्मल थ्योरीज पढ़ी है, लेकिन वो आपको डेप्थ नहीं बताते, जो एक्चुअल में पढ़ाया जाता है वो नहीं पढ़ाया। तो अब जैसे ये सब एमएससी की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वो एमएससी लेवल में पढ़ाते नहीं है। तो हमने नेट का, क्योंकि इंडिया में सबसे टफेस्ट जो एग्जाम होता है वो आपका एग्जाम होता है तो आईएएस, आईएएस के बाद एनडीए, एनडीए के साथ आपका जो जैसे आपका आरएएस, वो एक ही आईएएस वाली कैटेगरी में आते हैं, और साथ में नेट। तो ये जो तीन चीजें आपकी नेट, आईएएस, और जो आपका ये जो नेट है, ये जो तीनों एग्जाम है आपके एनडीए, ये तीनों जो एग्जाम है ये बहुत टिपिकल एग्जाम होते हैं, राइट। इसीलिए फिर जो आपको जॉब मिलती है तो वो होती भी अच्छी जॉब्स है। तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है कि सिंपल है, बस आपने धीरे धीरे हर एक चीज को एनालाइज करना है, समझना है। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये ऑटोनोमस है, ये कंडीशनल स्पीसीज है, और ये तो हमने स्पेसिफिकेशन को, जो हमारा पहले यहाँ जो कैसी है, रिवर्सिबल है, आप बदल सकते हो, अभी भी सेल का जो भविष्य आप बदल सकते हो। तो वो कहता है वो स्पेसिफिकेशन भी तीन तरीके का होता है, ऑटोनोमस, कंडीशनल और सिंसिशियम। जो ऑटोनोमस आपके पास आ गया, वो क्या, वो ये एग्जांपल याद करने पड़ेंगे कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन देखने को कहाँ मिलता है बेटा। अभी हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो होता है बेटा इनवर्टिब्रेट। अभी इनवर्टिब्रेट क्या होता है सर, या तो तुम्हें होगा, लेकिन होना भी चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या हो रहा है, जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट नहीं होती किसमें, वर्टिबल कॉलम में, राइट। अब दूसरा है बेटा वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन होते हैं बेटा, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर उनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन के अंदर, जिसका बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, है ना। तो ऐसे फिर कॉर्डेट्स को हम क्या बोलने लग पड़ते हैं, वर्टिब्रेट्स। तो कहता है जो ऑटोनोमस स्पीशीज है उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको इनवर्टिब्रेट में दिखेगा, और स्पेशली किन में देखा, इनवर्टिब्रेट में किन में दिखेगा, एनालिड और इनक्यूनिकेट्स, इसमें बेटा। तो हमारे पास जो इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या है बेटा, जिनके पास, आपके पास क्या नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं, मैं आपके पास बात करूं नॉर्मल, मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया हुआ है जब मैं आपको पढ़ाता था बीएससी में। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाती है, तीन चीजें आती है बेटा। देखो आपको मैंने बेसिक्स उठाना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ये मेरे पास एक बॉडी है, जो मैंने ऑरेंज कलर की एक बॉडी बनाई है, उसके पीछे मैंने एक रॉड डाल दी है काले रंग की। उसके बाद मैं बात करूं, एक मैं और बना रहा हूँ, एक मैंने ये इसमें एक खोखली एक रॉड डाल दी, दिख रहा है आपको। और एक मैंने इसमें यहाँ पे बना दिए गिल्स, जिसको मैं बोलता हूँ फ्रेंच। आपको दिख रहा है डायग्राम, डायग्राम के अंदर मैंने ये बात की है कि मेरे पास एक बॉडी है ना,
मेरे पास एक बॉडी, उस बॉडी, ये बॉडी है मेरी, ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मैंने एक काले रंग की क्या बनाई है, एक रॉड बनाई है, एक मैंने पीले रंग की रॉड बनाई है जो खोखली है, और एक मैंने हरे रंग के आपको दिख रहे हैं गोल गोल सेल बनाई है। ये तीन चीजें जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल जाती हैं, इन चीजों को बोलते हैं, मैं अभी बताता हूँ। ये तीनों चीजें जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मिल जाएंगी उसके लाइफ के किसी भी टाइम पीरियड में, चाहे वो लार्वा स्टेज पर हो, चाहे वो अपनी अडल्ट स्टेज पर हो, चाहे वो अपनी ओल्ड स्टेज पे हो, ये कहीं भी, चाहे उसकी पूंछ में, चाहे उसकी सेंटर वाले पार्ट में, कहीं पर भी अगर ये तीनों चीजें मिल जाए लाइफ के कभी भी, तो आप उसको डाल दोगे कॉर्डेटा कैटेगरी में। क्या, किस में डाल दोगे बेटा? कॉर्डेट कैटेगरी, यानी कशेरुकी जो होते हैं, कॉर्डेट कैटेगरी के अंदर। अगर ये तीनों ही एब्सेंट है तो आप उसको डालोगे नॉन कॉर्डेटा के अंदर। किसमें बेटा? नॉन कॉर्डेटा, या उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं उसको? इनवर्टिब्रेट। तो आप उसको किसमें डाल रहे हो बेटा? एक तो आप उसको डाल रहे हो नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेट है ही नहीं, और जो नहीं, जिनके अंदर नहीं है उसको फिर हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स, है ना। मतलब आपके फाइलम कहाँ से कहाँ तक, पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किसमें आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। और स्पेशली जो आप बात कर रहे हो, जो आपकी जो ये जो स्पेसिफिकेशन थी, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, वो किसमें मिल रही है आपको? एनेलिडा और ट्यूनिकेट्स में। तो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा ये समझ में आ गया डायग्राम? अब मैं ये बताता हूँ, ये जो काली रॉड है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? नोटोकॉर्ड। जो पीली वाली हॉलो, इसको क्या बोल रहा हूँ? नर्व कॉर्ड। और ये जो ग्रीन वाले, इनको क्या मैं बोल रहा हूँ? फेरेंजियल गिल स्लेट। क्या बोल रहा हूँ बेटा? फेरेंजियल गिल स्लेट। बेटा कई बार होता है कि चीजें समझ में आ गई लेकिन याद नहीं रही, तो आप वीडियो को दोबारा देखो, आपकी रिकॉर्डिंग वाले चैनल के अंदर ये वीडियो जो मैं समझा रहा हूँ दोबारा पड़ी हुई है, आप उसको स्पीड से देख सकते हो, आप उसको आगे खिसका के देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पे है। बट डाटा होना चाहिए आपके पास, तो इजीली आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बेटा? ये डायग्राम समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। चलो आगे चलते। तो अभी आपको ये याद हो गया कि भाई वर्टिब्रेट क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो होंगे जिनमें आपको ये मिले, ये तीनों कैरेक्टर जिसमें मिल रहे हैं वो वर्टिब्रेट हो गए। अब हम वर्टिब्रेट के अंदर कैसे, मतलब थोड़े से डिफरेंशिएट हो गए, मतलब आप क्या बोलते हो बेटा? कॉर्डेटा। क्या बोलते हो? कॉर्डेट्स। ये तीनों कैरेक्टर जिसमें मिले, कौन कौन से कैरेक्टर? एक आपको ये रॉड जिसका बोलते हैं नर्व कॉर्ड, सॉरी नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लेट। तो ये तीनों चीजें जिसमें मिलेंगी वो कहलाएंगी कॉर्डेट्स। और उसके अलावा अगर एनिमल के अंदर ये जो ब्लैक वाली जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? वर्टिबल कॉलम ब्रीड की हड्डी में, तब फिर उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम दे देते हैं? वही आपका कॉर्डेट अब क्या कहलाएगा? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। इतनी बात क्लियर होगी? देखो बेटा, आप बोलोगे सर डायग्राम सुंदर नहीं बन रहे, तो अब हमारे डायग्राम, हमने सारा जिंदगी, अब जो आपने बीएससी देखी, +2 की, या जो जो आपने एमएससी की, उसमें डायग्राम ही देख लिया। अब मैं बस यहाँ पे आपको बेसिक बातें समझा रहा हूँ कि भाई इस तरीके से होने वाला काम, ठीक है। अब बात हुई है कंडीशनल। अब जो ये पहला आ गया ऑटोनोमस। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के क्या एग्जाम्पल है? वर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी, एंड फ्यू कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं लाइक, और उसके अलावा हम बात करें जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, तो वर्टिब्रेट आएंगे। कुछ उसमें फ्यू इनवर्टिब्रेट्स आएंगे, और रेप्टाइल और बर्ड्स को भी आप काउंट करोगे किसके अंदर? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के एग्जांपल के अंदर। और जो लास्ट वाली स्टेज है जिसको आप क्या बोल रहे हो? सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन, वो क्या है बेटा? इंसेक्ट है। जो सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर बेटा हमारे पास क्या है? हम इंसेक्ट को काउंट करोगे। किसको काउंट करोगे बेटा? इंसेक्ट को। और साथ में हमारे पास इसमें काउंट करोगे आप ड्रोसोफिला। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन, जो कंडीशनल में कौन कौन काउंट हुए बेटा? वर्टिब्रेट्स, फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल, बर्ड और एम्फीबियन, ये सब किसमें काउंट हो रहे हैं बेटा? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। लेकिन जो सिंसेंशियल स्पेसिफिकेशन है वो सिर्फ हमें किसमें देखने को मिलती है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट में जो स्पेशल आपके पास एग्जांपल है वो कौन है बेटा? ड्रोसोफिला। ये मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, बस यहीं तक है। जो एम्फीबियन है वो, और जो रेप्टाइल है, जो बर्ड है, वो किसमें आ रहे हैं बेटा? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। ठीक। अब हम आ जाते हैं पहले वाली सिचुएशन के ऊपर। एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले बता दिए। अब मैं बात करता हूँ ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। किसमें बेटा? ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस जो स्पेसिफिकेशन है, इसका मेजर रोल किसमें ये प्ले करती है, मतलब इसका मेन, इसका मुख्य काम क्या है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का? ब्लास्टोमेयर इनहेरिट्स सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसका मतलब क्या है? आप देखो, बड़ा ध्यान देखना। अब जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे ना, चीजें आपकी और खतरनाक होती जाएंगी। तो आपने चीजों को एकदम माइंड में, दिमाग में रखना है कि क्या मतलब हो रहा है। कहता है जो ऑटो, ये स्पेसिफिकेशन का ही पॉइंट है, समझ आ रही बात? हमने क्या किया, आपने अभी पीछे पढ़ा, कमिटमेंट को आपने दो स्तर में बांट दिया। एक आपकी थी अर्ली स्टेज, एक थी आपकी
लेटर स्टेज जो नाम दे रहा था स्पेसिफिकेशन, जो लेटर स्टेज थी उसको मैं नाम दे रहा था डिटर्मिनेशन। अब जो मेरे पास क्या कि बेटा ऑटोनॉमस जो मेरे पास जो स्पेसिफिकेशन आई है, मेरे पास टोटल 3 टाइप की स्पेसिफिकेशन है, ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिंसेंशियल, ये तीसरी वाली। तो जो मेरे पास पहली आई कौन सी, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, वो क्या करती है, ब्लास्टोमेर इनहेरिट्स सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी मिटरनल जीन एक्टिव। वो कहती है जब आपका क्या है, यहां पर आपकी इस स्टेज पर जो आपके ब्लास्टोमेर होते हैं, ब्लास्टोमेर किसको बोलते हो, जो ब्लास्टुला की सेल्स होती है, ये मेरे पास क्या ब्लास्टुला, और इसके अंदर जो आपके पास सेल प्रेजेंट होगी उनको मैं क्या नाम दूंगा, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कितने सेल स्टेज का होता है याद ना, जो ब्लास्टुला है वो हमेशा कितने सेल स्टेज होगा बेटा, ऑलमोस्ट आपके पास वो कितना होगा 16 टू, कईयों में मतलब अगर हम बात करें 8 टू 16 कितना होता है बेटा, 8 टू 16, मतलब या कईयों में हम ज्यादातर जो नहीं बोल सकते तो आप उसको 32 भी बोल सकते हो, ठीक है। 32 जो है आपका मेन वो क्या हो जाता है बेटा, ब्लास्टुला स्टेज आती है। और जो मैक्सिमम टाइम जो 8 या 16 स्टेज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, मोरुला। क्या बोलते हो, क्योंकि पहले कौन सी आती है, मोरुला, फिर क्या आएगी, ब्लास्टुला। तो जो ब्लास्टुला स्टेज है वो ऑलमोस्ट कितने की हो जाती है बेटा, आपकी 32 सेल की, और जो मोरुला है वो कितनी है, 8 से 16 सेल की हो जाती है, राइट। अब उसने क्या बोला आगे कि जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि मेरे पास उसने बोला कि जो इन सेल्स को क्या नाम से पुकार रहा हूं मैं, ब्लास्टोमेयर। क्या बोलता हूँ बेटा, इन सेल को क्या बोलते हो, ब्लास्टोमेयर्स। ये अब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि ब्लास्टोमेयर इनहेरिट सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इस स्टेज पर क्या होगा, जो ब्लास्टोमेयर के पास जो भी जीन्स है उसमें से भी कौन से, मैटरनल, बेटा कौन से, मैटरनल जीन एक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैटरनल जीन कौन से होते हैं, माता से आए हैं, जो मदर से आए हैं, वो जीन आपके ब्लास्टोमेर में क्या होंगे बेटा, एक्टिव हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिट सेट ऑफ, इनहेरिट मतलब जो पीछे से आए हैं, ब्लास्टोमेर को जो पीछे से क्या हुआ है, इनहेरिट सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, डीएनए में होता है। डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो कहता है उनके अंदर वो वहां ट्रांसक्रिप्शन होने लग पड़ते हैं। अब आपको पता है ना कि ब्लास्टोमेर के अंदर तो 46 क्रोमोसोम है, उसमें आधे क्रोमोसोम तो आधे जो आपको सेट मिला है वो मदर से मिला, आधा सेट आपको कहां से मिला है, फादर से मिला है। लेकिन वो कह रहा है जो मदर वाले हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, कौन सी स्टेज पर, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन पर। क्लियर हुआ बेटा, दोनों मुझे जवाब दो, क्लियर हुआ ये वाला स्टेप, यस सर। समझ आया ना। चलो अब मैं आगे बात कर रहा हूं कि मेरे पास नेक्स्ट यहां पर क्या हुआ, उसने बोला कि जब आप स्पेसिफिकेशन के पहले टाइप, यानी कि कौन सी वाले की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में क्या होगा कि आपके अंदर जो आपके पास जो क्या है, आपके ब्लास्टोमेर है, ब्लास्टोमेर के अंदर जो क्रोमोसोम है, ये ब्लास्टोमेर सेल है 46 46 46 46, लेकिन इन 46 में से जो 23 आपको कहां से मिले, मदर से जो आपको क्या मिले हुए, क्रोमोसोम मिले हुए हैं, जेनेटिक मटेरियल मिला हुआ है, वो ही एक्टिव होगा। कब, कौन सी स्टेज पे, जब आप स्पेसिफिकेशन के पहले टाइप में हो, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, एमआरएनए और एमआरएनए डिराइव्ड प्रोटीन बनेगी, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बनेंगे और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन होगी। तो कहता है इस स्टेज के ऊपर जब आप ऑटोनोमस कर रहे हो तो जो मदर वाले जो आपके मटरनल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिव हो जाएंगे, जीन्स एक्टिव हो जाएंगे और आपकी मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएंगे, और मैसेंजर आरएनए से वो डिफरेंट वो वाली उस टाइप की प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, तो जब ये बनना शुरू होगा तो अब आपके पास क्या हो गया, अब आपकी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट हो गया और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेशन होगी। क्या हो गया बेटा, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट मतलब साइटोप्लाज्म, आपको पता है ना, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैटर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है, सबके लिक्विड अलग अलग है, तो वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं इस स्टेज के ऊपर, तो उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट, अब डिजाइन भी
सेल का डिजाइन अलग अलग थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो कहता है अगर हम बात करें जो स्पेसिफिकेशन है, राइट, और जो डिटर्मिनेशन है वो किस स्टेज पर होते हैं? अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अप टू 8 सेल स्टेज, नो गैप, लिटिल गैप बिटवीन दी स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। वो कहता है पहले होगा स्पेसिफिकेशन, फिर होगा डिटर्मिनेशन। ये दोनों ही कहाँ होते हैं? डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज पर। जब आप अभी बात कर रहे हो जाइगोट से लेके गैस्ट्रुला के बीच की जो स्टेजेस है, वहीं पर ही हो जाएगा। तो अर्ली स्टेज में जो पहले होगा वो होगा स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन। दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच में जरा भी डिफरेंस नहीं है बेटा। मतलब जैसे स्पेसिफिकेशन खत्म हुआ, आगे क्या शुरू हो जाएगा? डिटर्मिनेशन। तो नो गैप, लिटिल गैप बिटवीन दी स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। जैसे यहाँ पे जाइगोट है, आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके पास क्या है बेटा? ये जाइगोट है, जाइगोट से 4 सेल बनी, 4 से 8 बनी, 8 से मोरुला बना, मोरुला से आपका क्या बना बेटा? अर्ली ब्लास्टुला, लेट ब्लास्टुला, अर्ली गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला। बस इस स्टेज को याद कर लेना बेटा, देखो भूलना नहीं है आपने। पहले आई जाइगोट, जाइगोट से बनी 4 सेल स्टेज, 4 से आई 8 सेल स्टेज। मतलब आप बोलोगे सर 1 से 4 कैसे बन गई? मतलब पहले बीच में 2 आई है, वो लिखी नहीं है। मतलब जाइगोट से बनी 2 सेल स्टेज, 2 से 4 सेल स्टेज, 4 से 8, 8 से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, वो भी कौन सा वाला? अर्ली, अर्ली ब्लास्टुला, फिर लेट ब्लास्टुला, फिर अर्ली गैस्ट्रुला और लेट गैस्ट्रुला। तो कहता है जब ये आपकी 8 सेल बन गई ना, 8 सेल में आपका डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। जब 8 सेल का जो आपके पास बन के आता है, वो 8 के बाद हम उसको क्या बोलना पड़ते हैं? मोरुला। अगले वाली स्टेज मोरुला ही है। तो कहते हैं इस स्टेज पर पहले होगा स्पेसिफिकेशन, फिर होगा डिटर्मिनेशन, दोनों के बीच में पहले स्पेसिफिकेशन किया फिर डिटर्मिनेशन किया, गैप बहुत कम है टाइम, मतलब बीच में ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकेशन होगा चुपचाप वो बैठ गया ठंडा होके। जैसे स्पेसिफिकेशन कंप्लीट होगा उसके बाद अगला स्टेप डिटर्मिनेशन आपका शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो आपकी ये जो 4 सेल है, ये कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड। मतलब इनको नहीं पता हमने आगे, आप इसको अभी भी चेंज कर सकते हो। 8 सेल के अंदर जब आप स्पेसिफिकेशन के बाद, जब स्पेसिफिकेशन में तो अभी भी चेंज कर सकते हो, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट जब उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है, तो वो फिर क्या होता है? फिर वो आपका कैसा स्टेप है? इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में जैसे मैंने ये नीचे आपको एक लिखा हुआ है, ये जो आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? है प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट। मतलब पी बहुत इंपॉर्टेंट है, पी पी इज इक्वल टू पी एफ। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट। यहां पर क्या हो रहा है? जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी मतलब आपने जो सोच रहे हो, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी मतलब जो आपके पास अभी सेल्स के अंदर पोटेंशियल है कि वो ये बना सकती हैं, वो इक्वल है उनके भविष्य में वो क्या बनाने वाली है। तो इस स्टेज के ऊपर जो आपकी पहली वाली जो स्टेज है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के ऊपर, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के ऊपर आपकी पीपीपी इक्वल है पीएफ के। समझ आया बेटा? मुझे रिस्पॉन्स करो कि तुम्हें कुछ है कि मतलब क्या हुआ प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी और प्रोस्पेक्टिव फेट का। मुझे रिप्लाई करो बेटा। सर ये दोबारा बताओ। दोबारा बताता हूँ। महिमा महिमा सो तो नहीं गई? हाँ सर, आ रहा है सर, वैसे एक बार और बता दो। देखो इसको क्या मतलब, मैं इसका क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो इक्वल रहती है आपके प्रोस्पेक्टिव फेट के। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो मैंने प्रोस्पेक्ट किया है, मतलब मैं ये मान रहा हूं कि मैं कल को जाके ये काम कर सकता हूं, तो वो मेरा पोटेंशियल है। जब आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया तो वो आपका क्या है? एक वो आपका पोटेंशियल है, वो हो सकता है ना। और ये क्या है? प्रोस्पेक्टिव फेट अभी बदला नहीं है, मतलब ये प्रोस्पेक्टिव फेट है कि हाँ भाई आप बना सकते हो। तो यहां पर आपकी मानने की वो धारणा, आपकी पोटेंशियल और आपका फेट इक्वल है इस स्टेज पर। किस स्टेज पर? जब आप ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन पे हो। किस पर बेटा? ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के ऊपर हो। यहां पर आपके अंदर जितना पोटेंशियल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप इनिशियल फेज पर होते हो तो हर एक सेल जानती है कि मैं क्या बना सकती हूँ। उसके अंदर पोटेंशियल जो है, उसका जो पोटेंशियल है उसके इक्वल है उसके फेट के। इस टाइम पर, इस स्टेज पर उसका जो पोटेंसी है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसके इक्वल है उसके फेट के। भविष्य में मैंने आपको बोला ना कि
एक सेल से ही मैं पूरी बॉडी बना सकता हूं। तो उसकी जो पोटेंशियल है वो बराबर है उसके भविष्य में बनने वाले एडल्ट बॉडी के, फेट के। समझ आया? आप समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। आ गया ना? चलो आगे चलते हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम से बताया उसी चीज को मैं दोबारा, मतलब मैं क्या समझा रहा था बेटा, मैं समझा रहा था कि भाई जो आपके पास सेल है और वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो आपके पास सेल है, नॉर्मल जो सेल्स होती हैं, जैसे नॉर्मल सेल है, नॉर्मल का मतलब जब भी मैं नाम लेता हूँ ना नॉर्मल सेल का मतलब होता है कि उसको आपने उसकी फाइनल स्टेज में कन्वर्ट नहीं किया। तो ये हर एक सेल जानती है मैंने बॉडी कैसे बनानी है, मतलब इसका पोटेंशियल अभी इक्वल है उसकी फेट के, तो इसलिए मैंने लिख दिया पीपीपी इज इक्वल टू पी एफ। ये ना, ये पूछता है, क्वेश्चन में आता है ये कि भाई इस स्टेज पर कितना, कौन किसके बराबर है, कौन किससे ज्यादा है ना? तो ये चीज अभी आपको पहले वाली स्टेज पे समझ आ गई, जो स्पेसिफिकेशन की आपकी पहली स्टेज थी उस पर आपको समझ आ गई बातें कि मेरी ये वाली जो स्टेज है पीपीपी इज इक्वल टू पी एफ, है ना? वो आगे देखते हैं, डायग्राम को और थोड़ा जस्टिफाई करते हैं। तो आगे उसने बोला कि, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो इसमें उसने बोला मेरे पास जाइगोट है, ये जाइगोट है, साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकल डिटरमिनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स एमआरएनए और प्रोटीन। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हो ये ABCD टाइप की सेल्स को बनाने की शक्ति है इनके पास, है ना? मतलब पहले नॉर्मल सेल थी, अब मेरे पास क्या है बेटा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो साइटोप्लाज्म में मेरे पास क्या है यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिटरमिनेंट है ना, वो कहता है कि ये एक जाइगोट है। जाइगोट में क्या हो रहा है, मेरे पास क्या है बेटा, मॉर्फोलॉजिकल डिटरमिनेंट। मॉर्फोलॉजिकल डिटरमिनेंट का मतलब एमआरएनए और प्रोटीन मेरे पास अभी भी है इसके अंदर, है ना? क्योंकि आपको पता है मैटरनल जीन आपके एक्टिवेट है, तो वो कहता है एक जाइगोट है जिसके अंदर क्या ABCD इनको बनाने की हिम्मत है ना? डिटरमिनेंट है, मतलब वो फैक्टर है, जीन्स है। अभी जाइगोट तो सिंगल सेल है ना आपकी, जाइगोट सिंगल सेल है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गए साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट या मॉर्फोलॉजिकल, है ना? वो डिटरमिनेंट्स है, इसके अंदर वो चीजें पड़ी हैं, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर चीजें पड़ी हैं जो अलग अलग टाइप की सेल्स को बनाने की हिम्मत रखती हैं, जबकि ये एक ही सेल है, एक ही टाइप की सेल है। समझ आ रही बात? अब क्या हुआ, आप चले बेटा, कहाँ चले, आप जाइगोट से आए टू सेल स्टेज, तो इसके पास भी सेम चीजें, जो इसके पास जो चीजें थी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ABCD 4 प्रकार की चीजों को बनाने की ताकत है, तो वो इन दोनों के पास है। 2 से 4 में गए तो चारों के पास है ना? ऑल फैक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ईच सेल। बेटा समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। यस यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास जाइगोट था, जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिटरमिनेंट पड़े हुए हैं, है ना? क्योंकि उसको मदर से और फादर से जीन्स मिले हैं, तो वो डिटरमिनेंट पड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि एमआरएनए प्रोटीन कैसे बनानी है, एमआरएनए कैसे बनाना है और एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनानी है ना? तो जब ये जाइगोट 2 सेल स्टेज में जाएगा तो ये दोनों चीजों को बराबर बांटेगा, तो दोनों सेल जानती है। 2 से 4 सेल बनी, चारों सेल जानती है कि भाई हर एक सेल जानती है कि ABCD जो डिटरमिनेंट जो डिफरेंट टाइप की सेल है वो कैसे बनाते हैं, वो हर एक सेल को पता है, क्योंकि ऑल फैक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेल। समझ आ गई बात? ऑल फैक्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच सेल, क्योंकि वो सारे के सारे फैक्टर पूरी चारों सेल को बराबर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, इक्वेशनल क्लीवेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इस लेवल तक तो क्या है, इक्वेशनल क्लीवेज, क्योंकि यहाँ होता क्या है, डिवीजन जो चल रहा है, 1 से 2 सेल बन रही है, उसको क्या बोलते हो, क्लीवेज बोलते हो, विदलन बोलते हो। तो अब क्योंकि आपको पता है जाइगोट जब ऐसी सेल्स में पहुंचता है, वो क्या होता है, साइज में छोटा है, ये दिख रहा है आपको, ये अभी भी जाइगोट उतना ही है, ये जाइगोट का एक ही साइज है, लेकिन अंदर की सेल वो छोटी छोटी होगी, है ना? तो क्लीवेज में क्या होता है, डे बाय डे आपका सेल का साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है क्लीवेज, ड्यूरिंग क्लीवेज में। ये बात हमने कर ली। तो कहता है कि आगे अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर ऑल फैक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ईच सेल, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारे फैक्टर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी सेल्स के पास, जो टोटल 4 सेल है, इसीलिए ये चारों की चारों सेल कैसी है, अभी एक जैसी हैं, वो हर एक सेल बॉडी को बना सकती है।
तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं, मतलब ये जो क्लीवेज चल रहा है उसको बोलते हैं इक्वेशनल क्लीवेज। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशनल क्लीवेज हॉरिजॉन्टल। अब क्या हुआ बेटा, आगे जब 4 से जब बनी 8, अब आपने क्या कर दिया, उन सभी कामों को अलग, जैसे ये ए बनाएगी, ये सेल बी बनाएगी, ये सी बनाएगी, ये डी बनाएगी, तो इसको बोलते हो 8 सेल स्टेज। और यहाँ पर सेल का जो फेट है वो फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? सेल का जो भविष्य है, आप देख रहे हो ना, ये ए बना रही है, ये ए है, ये बी नहीं बना सकती, बी वाली सेल ए को नहीं बना सकती। अब आपने, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल जो ए वाली सेल मतलब वो आई बनाएगी, ये हेड बनाएगी, ये टेल बनाएगी, तो आप उसको स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पर सेल का फेट 8 सेल स्टेज के ऊपर आपका जो सेल का फेट है वो कैसा हो गया बेटा? फिक्स हो गया है। क्या हो गया बेटा? फिक्स हो गया है, राइट। अगली स्टेज जो आएगी बेटा, है ना, 8 सेल जो पहले, अब ये क्या आई बेटा? मोरुला। मोरुला वाली जो स्टेज है उसमें आपको पता लग गया, ये वाली सेल जो है, ऊपर वाली सेल ए बनाएंगी, उससे नीचे वाली सेल बी बनाएंगी, उससे नीचे वाली सेल सी बनाएंगी, उससे नीचे वाली सेल डी बनाएंगी। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, चीजों को आपने बेटा यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? मतलब आपने उनके फेट को निश्चित कर दिया। बदल आप अभी भी सकते हो क्योंकि वो फाइनल स्टेज में नहीं गए हैं, राइट। मतलब ये बस इनके अंदर पावर है, उनकी हेल्प से वो ये बना सकते हैं कि हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, राइट। मतलब अब इस स्टेज को मैं क्या बोल रहा हूँ? मोरुला। कॉम्प्लीमेंट्री ऑल सेल आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इफ सम सेल्स आर रिमूव देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एब्सेंट। वो कहता है अब ये जो मोरुला वाला जो स्टेज है बेटा, ये जो मोरुला स्टेज है, इस स्टेज में से अगर आपने कोई भी सेल रिमूव की तो आपका वो कल को जाके वो ऑर्गन नहीं बनेगा। समझ आ गई बात? दोनों को समझ आ गई बेटा? यस सर। यस सर। अगर मैंने यहाँ से कोई भी सेल रिमूव कर दी तो मेरी वो कल को जाके एडल्ट के अंदर वो पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मोरुला के अंदर हमने अपने सेल का जो भविष्य है वो फिक्स कर दिया है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, मोरुला स्टेज कैसी है? आपसे पूछता है मोरुला क्या है? ऑफ अ complete embryo, all cells are important for the formation. If some cells remove, then that organ is absent. अगर आपने, जब आपका एम्ब्रियो कंप्लीट बन गया, ये जो मोरुला वाला स्टेज है, इसमें आपने क्या कर दिया, अगर आपने अब कोई भी सेल हटा दी तो वो ऑर्गन नहीं बनेगा आपका, राइट। आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया है इसको, अब हमने क्या किया बेटा, मोजैक टाइप का एक आपने वो लिया है डेवलपमेंट। इस टाइप की बेटा मोजैक, इसमें क्या हो रहा है, मोजैक टाइप वाले में आपके पास क्या हो रहा है, मोजैक टाइप ऑफ डेवलपमेंट में क्या, ऑल सेल आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, सम सेल्स रिमूव देन दैट ऑफ द ऑर्गन। उसमें क्या हो गया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टाइल होती है, जैसे आपके घर में टाइल है, तो आज वाली टाइल्स आती है, देखा होगा आपने, टाइल्स देखी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई मेरे रूम का जो एरिया है वो है 30 बाई 30 का, मेरा जो रूम है वो है 30 बाई 30 का, है ना, 30 फुट चौड़ा 30 फुट लंबा। चलो इतने तो होते नहीं वैसे रूम, चलो हम 20 बाई 20 का लेते हैं, 20 बाई 20 का मेरा रूम है। और उसमें आपने नीचे कोई, जो आपने टाइल लेना चाहते हो, वो चाह रहे हो कि आपके फर्श पर ऐसा कोई डिजाइन आए, ऐसा कोई डिजाइन आए, तो वो पूरा डिजाइन तुम्हें पूरी कमरे की प्लेटें थोड़ी वैसे दे देगा, पूरा एक साबुत एक कंप्लीट प्लेट थोड़ी देगा, उसके पीस देगा कि कमरे में कितनी प्लेटें आ रही हैं। ऐसे ही होगा। अब हर एक प्लेट के पास अपना अपना डिजाइन है। समझ आ रहा है बेटा? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब अगर वो कहता है कि अगर मैं इसमें से, अगर ये डिजाइन तभी कंप्लीट होगा जब आपको मैं ये सारी टाइलें आपके घर पे सप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने जब सप्लाई करते टाइम फॉर एग्जांपल ये वाली टाइल टूट गई, ठीक है, ये टूट गई, तो क्या ये डिजाइन पूरा होगा? मुझे रिप्लाई करो, क्या ये डिजाइन पूरा होगा? नो सर। हो जाएगा सर। नहीं होगा ना। तो उससे क्या होगा बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अपनी सेल का फेट जो है वो फिक्स कर दिया था, इसलिए अगर ये एब्सेंट है, अगर ये एब्सेंट है तो आप नहीं बना सकते। समझ रही बात? अगर ये एब्सेंट है तो आपकी वो चीज नहीं बनेगी। तो इस स्टेज के ऊपर आपको, मतलब मारूला वाली स्टेज पर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, अब आपने क्या कर दिया, आपने अपने
उसको फिक्स कर दिया कि कौन सी सेल्स क्या बनाएंगी भविष्य में जाके। तो अगर आप इसमें इस टाइम पर आप किसी को भी मिस कर दोगे, गायब कर दोगे, तो वो चीज वहां पर नहीं बनेगी। इतनी बात, उस बॉडी के वो बॉडी के अंदर वो ऑर्गन आपका गायब हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा मोजेक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मोजेक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो एक चिड़िया है और चिड़िया को मैंने एक टाइल की तरह बांट दिया है। वही टाइल वाला एग्जांपल दिया कि मतलब मेरी टाइल है जिसमें चिड़िया बनी हुई है, तो अगर मैंने चिड़िया कंप्लीट करनी है तो मुझे सारी टाइलें चाहिए, तभी ये चिड़िया कंप्लीट होगी, राइट? तो ये हम बात करें आगे, देखो अब जैसे मैंने इसी स्टेज के ऊपर मैंने एक एम्ब्रियो का एग्जांपल लिया है कि मेरे पास एक एम्ब्रियो है, वो ब्लास्टुला स्टेज की सेल है। ब्लास्टुला स्टेज पर अगर मैंने किसी भी सेल को रिमूव कर दिया तो वो आपका क्या हुआ, वो हिस्सा इसमें नहीं बन रहा। तो नो फॉर्मेशन। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो आपका एरिया था वो क्या बनाता था बेटा? वो बनाता था आपका आई। मतलब मैंने यहाँ की रिमूव सेल बाय निडल, मैंने यहाँ की सेल्स को निडल की हेल्प से, एक हेल्प से यहाँ से सेल को खत्म कर दिया। जैसे मैंने सेल को निकाला, ये सेल का वो टुकड़ा है जो निकाल दिया मैंने, जैसे निकाला तो वो आपका एरिया खाली रह गया। अब वो खाली रह गया तो जैसे आगे जाके जब आपका वो जो भी चीज बनेगी उसके बाद देखो आई नहीं है, मतलब इस एरिया से क्या बनने वाली थी? आई। लिखा है ना, रिमूव्ड आई फ्रॉम सेल, मतलब मैंने क्या किया, रिमूव्ड आई फॉर्मिंग सेल। मैंने इस एरिया से आई बनाने वाली सेल्स को रिमूव कर दिया, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आई नहीं बनी। तो नो फॉर्मेशन ऑफ आई, तो नो लॉस कंपनसेशन प्रेजेंट, नो रेगुलेटिव डेवलपमेंट। वो कहता है इस स्टेज के ऊपर आपको क्या नहीं होगा, कंपनसेशन नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि कोई और सेल आए, बगल वाली पड़ोसन सेल आए और वो उसको बना दे, क्योंकि आपने सेल का जो फेट था ना वो आपने डिसाइड कर दिया था कि तूने यही बनाना है, तो बगल वाली सेल उसकी में कोई हेल्प नहीं कर सकती यार। और जब तक आपका फेट डिसाइड नहीं है तब तक तो कोई भी सेल नी भी बना होता तो भी वो बगल वाली सेल हेल्प कर देती। लेकिन जब आपने सेल का आपने क्या कर दिया, फेट डिसाइड कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको आपकी वो जगह नहीं बनेगी, यहाँ आई नहीं बनी। नो फॉर्मेशन ऑफ आई, इसका मतलब नो लॉस कंपनसेशन प्रेजेंट। मतलब यहाँ पर जो आपके पास कंपनसेशन जो जो लॉस हुआ है उसका कोई कंपनसेशन नहीं होगा, आपको उसकी कोई सहायता नहीं मिलेगी कि मैं आपकी उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने आई वाली जो आपने स्पेसिफाई सेल निकाल दी, वो निकल गई है, तो आपकी बॉडी में वो ऑर्गन नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर नो रेगुलेटिव डेवलपमेंट हुआ। कैसा हुआ बेटा? यहाँ पर रेगुलेटिव डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है जिसमें आप चीजों को दोबारा बना दो, तो यहाँ क्या लिखा है? नो रेगुलेटिव डेवलपमेंट। समझ आ गई बात? समझ आ गया? क्लियरेंस हो गया आपको? बेटा क्लियर हो गया सभी को? महिमा समझ यस आ गया सर। बेटा? ठीक है यस बेटा, सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके ओके, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्सप्लेन। इसको हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में करता हूँ। एक मिनट में पीछे वाले पेज पे जाता हूँ दोबारा से, जो हम बात कर रहे थे। वो कहता है कि ये जो आप चीजें कर रहे हो ना, ये आपको हेल्प किस में करती है बेटा? जब आप टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन जो करते हो उसमें आपकी ये वाली चीजें बड़ी हेल्प करती है ना? क्योंकि अब यहाँ देख रहे हो आप, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये वाले एरिया की मैंने सेल निकाल दी थी, वो एरिया बना नहीं। फर्दर फॉर एग्जांपल किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अगर इस एरिया की सेल्स मुझे पता लगे ना ये आई बनाती है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल उसके अंदर वो पीछे से नहीं है, मतलब तुम्हारे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर अगर 5 है, वो आई बनाता है और वो पीछे से आपके मदर फादर से आपके अंदर आया नहीं, तो आई बनेगी नहीं। तो मैं किसी और उसी स्पीशीज की किसी अनदर ऑर्गेनिज्म से वहां से उठा के सेल यहाँ पे डाल दूं, तो वो उसको आई बना देगा। तो मेरे लिए अच्छा हुआ ना। तो इसको क्या कह रहा है? टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ये करने में ये आपकी चीज हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल किडनी खराब होगी। अब वो किडनी मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल किडनी मिले, तो मैंने क्या किया, तुम्हारी स्टेम सेल उठाई और स्टेम सेल को मैंने ऑर्डर किया कि भाई तुम किडनी बनाओ। मैंने उसको एक आर्टिफिशियल पेट्री डिश के अंदर मैंने क्या किया बेटा, पेट्री डिश के अंदर मैंने आपकी वो बना के निकाल दी, ग्रोथ करवाई सेल को और मैंने किडनी बना दी। और वो किडनी अब मैं इसके अंदर फिट कर दी, मतलब आपके बॉडी के अंदर। या फिर मैंने जब मुझे पता लग गया कि आपके अंदर वो किडनी बनती नहीं है और जब आपके आगे नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है तो उसके अंदर भी किडनी के जीन्स नहीं होंगे, लेकिन जब आपका वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एम्ब्रियो वाली स्टेज में है, तो मैंने वहां पर जीन्स डाल दिए, तो वो बना देगा। तो इसको कहते हैं बेटा टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं।
अब हमारे पास आ गया हमारा सेकंड टाइप, जिसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, है ना। पहले वाला हमारा हमने बात की थी कि जो हमारे पास जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो तीन टाइप का है, ऑटोनॉमस, कंडीशनल और सिंसेंशियल, है ना। तो जो दूसरा आ गया उसको क्या बोल रहे हो बेटा आप, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। क्या बोल रहे हो बेटा, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और इसका एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बता दिया था। हमारे पास एग्जांपल क्या है इसका बेटा, वर्टिब्रेट और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, राइट। वर्टिब्रेट और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में एग्जांपल है वर्टिब्रेट और फ्यू इनवर्टिब्रेट। एग्जांपल जैसे अम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल और बर्ड्स, ये सारे के सारे किसमें आएंगे बेटा, आपके कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के एग्जांपल में। तो जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो अपना रोल किसमें प्ले करता है, सेल अचीव देयर फेट बाय इंटरेक्टिंग विद अदर सेल। अब वो कहता है जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो कैसे मिलता है, एक सेल को दूसरी सेल आपस में बात कर रही है। मतलब मेरे पास एक सेल है, मेरे पास ये एक सेल है और एक सेल ये है। अब ये सेल एक दूसरे को कुछ बता रही है, कुछ ऑर्डर दे रही है, तो उससे इसके ऑर्डर देने से, इस सेल के ऑर्डर देने से इस सेल में कोई चेंज आए, उसको बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना बेटा बात, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, कि मेरे पास क्या हुआ बेटा, जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है उसमें क्या हो रहा है, अकर इन मेनली वर्टिब्रेट और फ्यू इनवर्टिब्रेट लाइक एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल और बर्ड। इसका मेन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मेन मतलब क्या है या मेन काम क्या है, सेल अचीव देयर फेट, सेल अपना भविष्य प्राप्त करती है बाय ईच अदर सेल। जब वो किसी अपनी बगल वाली सेल के साथ जैसे वो इंटरेक्शन करती है, तब उसको अपना जो फेट है वो अचीव होता है। सराउंडिंग या फिर इन विच कंडीशनल सेल इज प्रेजेंट, मतलब वो कहता है या तो आपकी सराउंडिंग सेल आपको ऐसा बताएंगी, या वो सेल ही आपकी कैसी है, कंडीशनड है, मतलब उसको बता दिया गया है पहले से। तो ये दो तरीके के फैक्टर हो सकते हैं। तो बेटा एक होता है बेटा आपका, एक होता है बेटा आपका पैराक्राइन फैक्टर, एक क्या होता है बेटा आपका पैराक्राइन फैक्टर, और दूसरा क्या होता है बेटा जक्स्टा क्राइन फैक्टर। इसको बेटा बहुत अच्छे से समझना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो कहता है पहला जो फैक्टर है उसे बोलते हैं पैराक्राइन फैक्टर, दूसरा क्या है बेटा जक्स्टा क्राइन फैक्टर। जो पैराक्राइन फैक्टर है उसका क्या मतलब होता है, सिक्रीटेड बाय द नेबरिंग सेल, और दूसरा था जक्स्टाक्राइन फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ टू सेल क्लोज टू ईच अदर। अब हुआ क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस सेल ने कुछ सिक्रीट किया, कुछ सिक्रीशन निकाला, कुछ इसने चीजें सिक्रीट की एक केमिकल के रूप में। वो केमिकल इसको मिला और इसने अपना बिहेवियर, अपना काम चेंज कर दिया। अगर ऐसा हो तो उसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नल या पैराक्राइन फैक्टर। समझ आया बेटा, रिप्लाई करो। यस सर। आशीष समझ में आया बेटा, आशीष। यस सर। यस सर। समझ आ गया ना बेटा। अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, कि मेरे पास एक सेल है, सेल ने कुछ क्या किया बेटा, सिक्रीट किया है, और वो सिक्रीशन अपनी बगल वाली सेल के काम में बदलाव ला रही है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पैराक्राइन कंट्रोल, पैराक्राइन फिनोमिना, या जिसकी वजह से बन रहे हैं उसको बोलते हैं पैराक्राइन फैक्टर। मतलब यहाँ पे वो जीन्स होंगे ना, वो जीन्स ने बनाया ये सिक्रीशन, उसको बोलते हैं पैराक्राइन फैक्टर सिग्नल, क्या बोलते हो। और ये जो उसने दिया सिग्नल जो दिया उसको बोलोगे पैराक्राइन फैक्टर। दूसरी बात, दू, वो कहता है कि अगर मेरे पास एक सेल ये है और मेरे पास एक सेल ये है, इसके पास एक रिसेप्टर है, इसकी आउटर सरफेस, और ये सिग्नल दिया है। जब एक सेल बगल वाली सेल को क्या करे बेटा, सिग्नल दे इस तरीके से, यहां तो देखो सिक्रीशन है तो बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा। अब यहाँ पर इसने एक सिग्नल दिया और उसको सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर है सेल के ऊपर, तो उसको नजदीक होना, यहाँ पर ये इनकी क्लोजनेस इंपॉर्टेंस है। जितने ज्यादा ये क्लोज होंगे आपका सिग्नल उतना अच्छा जाएगा। तो ऐसे सिग्नल को बोलते हैं हम सिग्नल। क्या बोलोगे बेटा, जक्स्टा क्राइन सिग्नल। तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू सेल्स आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो जक्स्टा क्राइन फैक्टर है और जो पैराक्राइन फैक्टर है, यानी कि जो पैराक्राइन सिग्नल है और जो जक्स्टाक्राइन सिग्नल है, दोनों का फर्क ये है कि पैराक्राइन में आपको
अगर थोड़े दूर भी होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्टाक्राइन में आपको बगल बगल में बैठना जरूरी है, दोनों सेल एक दूसरे के जस्ट बगल में होने चाहिए। और पैराक्राइन में ऐसा कुछ नहीं है, पैराक्राइन में वो दूर भी हो सकते हैं, राइट। तो पैरा में क्या हो रहा है, सिक्रेटेड बाय द नेबरिंग सेल, और जस्टाक्राइन फैक्टर क्या, प्रेजेंस ऑफ द टू सेल आर क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बगल में होने चाहिए, राइट। समझ आ गई बात। अब ये चीजों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिकेशन कब होता है, कहाँ तक होता चलता है स्पेसिफिकेशन का जो प्रोसेस, अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज, जबकि जो डिटर्मिनेशन है वो कब चलता है, अप टू मिड गैस्ट्रुला स्टेज। समझ आ गई बात। तो वो कहता है कि कोई भी सेल के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो कब तक चलेगा, आपके मिड ब्लास्टुला स्टेज, ये क्वेश्चन है, ये मिड ब्लास्टुला तक चलेगा, और मिड ब्लास्टुला से आगे मिड जो आपका गैस्ट्रुला स्टेज है, मिड गैस्ट्रुला, वहां तक क्या चलेगा, इतने एरिया में कौन चला, क्या सेल ने क्या सीखा, अपने आप को स्पेसिफाई करना सीखा। और मिड ब्लास्टुला से आगे मिड गैस्ट्रुला तक सेल ने क्या सीखा, अपने आप को डिटर्मिनेट करना, है ना। पहले तो उसने स्पेसिफिकेशन सीखी, फिर वो अपने आप को डिटरमाइन कर लिया कि भाई वो बदल, अपने आप को उसने बदल लिया कि मैं ये बनूंगा। मतलब यहाँ पे कुछ सेल ने सीखा कि भाई मैं एक्टोडर्म मैं बदलूंगी, तो कल को वो बदल गई गेस्टुलर स्टेज में। यहाँ पे इस स्टेज पे उन्होंने सीखा कि भाई मैंने एक्टोडर्म बनाना है, तो वो एक्टोडर्म बना रही है, वो मीजोडर्म बना रही है, वो इस तरीके से। तो ये पहला जो स्टेप है उसको आप बोल रहे हैं स्पेसिफिकेशन, दूसरा जो स्टेप है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, डिटर्मिनेशन। ठीक है, बात समझ आ गई, समझ आ गई बेटा दोनों को। यस सर। यस सर। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने अभी आपको समझाया कि जो जाइगोट है, जाइगोट से 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, उसके बाद 8 सेल स्टेज आई, 8 से बना मारूला, मारूला से बना अर्ली ब्लास्टुला, अर्ली ब्लास्टो से बना मिड ब्लास्टुला, है ना, मिड ब्लास्टो से बना लेट ब्लास्टुला। जो मिड ब्लास्टुला स्टेज है वो कैसी है, मिड स्पेसिफिकेशन, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का जो स्टेज है वहां पर आप क्या सीख रहे हो, स्पेसिफिकेशन। उसके बाद लेट ब्लास्टुला और जो आपका अर्ली ब्लास्टुला है उसके बीच में गैप रहेगा। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा गैप होता है, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन में पहले डिस्कशन किया हुआ है कि स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन सा गैप होगा, हल्का सा गैप रहता है। उसके बाद अर्ली गैस्ट्रुला आएगा, अर्ली गैस्ट्रुला के बाद क्या आएगा, लेट गैस्ट्रुला, और बीच में क्या आएगा, मिड ब्लास्टुला। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी बेटा, डिटर्मिनेशन। क्या होगी बेटा, डिटर्मिनेशन। समझ आ रही बात। हमने क्या बात बोली, ये हम बेटा हम तीसरा टाइप कर रहे हैं, ये चीज याद रखना कि हम स्पेसिफिकेशन का तीसरा टाइप कर रहे हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। समझ आ रही बात। तो उसके अंदर हमने बात की जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग तरह की है। मिड स्पेसिफिकेशन में क्या हो रहा है, आप जाइगोट से लेके जो आपका कहाँ पर मिड ब्लास्टुला स्टेज है वहां तक होते पहुंचते पहुंचते आपकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिकेशन। फिर थोड़ा सा रुक जाओगे, थोड़ा गैप आएगा, आगे आपका लेट ब्लास्टुला आएगा, लेट ब्लास्टुला से अर्ली, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेट ब्लास्टुला से आप बदल गए अर्ली में, अर्ली से और आपके आगे क्या आएगा, लेट। तो स्पेसिफिकेशन जब आपका हो गई, आगे जो एरिया आएगा वो अब क्या हो रहा है, आगे क्या चल रहा है, डिटर्मिनेशन प्रोसेस, तो वो मिड ब्लास्टर में जाके कंप्लीट हो जाएगा, और बाद में आपका वो जो आपका नॉर्मल आई की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से काम चल रहा है। समझ आ गई बात। तो हमने क्या किया, ब्लास्टुला स्टेज है, यहाँ पर हमने क्या किया, निडल से हमने निकाला आई परफॉर्मिंग रिमूव सेल तो प्रोसीड फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपकी कंडीशनल जो जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, इस मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अब आपने मुझे रिप्लाई देना है। समझ रही बात। मैंने क्या किया बेटा, मैंने जाइगोट से लेके, मुझे आंसर करना, मैं जाइगोट से लेके बात कर रहा हूँ मिड ब्लास्टुला तक, मिड ब्लास्टुला तक। मैं अगर यहाँ से सेल निकाल दूं, जाइगोट से लेके मिड ब्लास्टुला तक अगर मैं कोई सेल को निकाल देता हूँ तो वो बॉडी ऑर्गन बनेगा या नहीं बनेगा, आंसर करो मुझे। बनेगा सर। शाबाश, वेरी गुड। अगर अब मैं बोलूं कि मैं मिड, जब मेरा स्पेसिफिकेशन हो गया उसके बाद में आगे मैं सेल को रिमूव कर दूं एम्ब्रियो में से, आशीष आंसर करना, अब वो ऑर्गन बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर। वेरी गुड, क्योंकि अब क्या होगी बेटा, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के बाद अगर आपने सेल गायब करी तो आपकी वो क्या होगा,
बॉडी का ऑर्गन नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ डेवलपमेंट है वो किस टाइप की डेवलपमेंट है बेटा? रेगुलेटिव। अब ये नियंत्रित हो गई है, तो इस टाइप की डेवलपमेंट को बेटा हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटिव। क्या बोलोगे? डेवलपमेंट। क्या बोलोगे बेटा? रेगुलेटिव डेवलपमेंट। इतनी बात समझ आ गई बेटा? ये कैसी कैसी आपकी डेवलपमेंट है बेटा? रेगुलेटिव। समझ आ गया? वहां जो पीछे वाली जो थी वो आपकी कैसी थी बेटा? साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट थे वहां पे, मॉर्फोजेनेटिक, जो आपकी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन थी। लेकिन जब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपकी जो आपकी डेवलपमेंट है वो कैसी होगी? रेगुलेट होगी, मतलब अब निश्चित होगी यहाँ चीजें, है ना? आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये चीज रहेगी, एक चीज रहेगी पॉइंट। यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर वही जो हम पहले डिस्कस करते चले आ रहे हैं। पहले हमने बात, आप कुछ स्टेज पर थे जब आप अपनी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज पर थे, तो वहां पर मेरी पी किसके इक्वल थी बेटा? पी एफ के। लेकिन इस स्टेज पर क्या हो गया? जो मेरी प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो मेरे प्रोस्पेक्टिव फेट से क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। यहाँ पर क्या हो गया? मेरी जो पी है वो ज्यादा हो गई है पी एफ से। तो ये चीज आपने याद रखनी बेटा, यही चीज आपकी याद रखने वाली है कि इस स्टेज के ऊपर पी ज्यादा हो गई है पी एफ से, मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो आपके फेट से क्या हो गया बेटा? ज्यादा हो गया। समझ आ गई बात बेटा? समझ आया आपको? ये बात समझ आई है? यस सर। यस सर। बेटा मतलब जो चीज समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना है। मतलब हमने क्या बात बोली कि मेरे पास हम बात कर रहे हैं यहाँ कैसा हो रहा है बेटा? रेगुलेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा? रेगुलेटेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमने, अब हम पीछे बात करें कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो आपका जो फेट है, जो आपने जो अभी 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 जो डिस्कस किया है, कि भाई हमारे अंदर जो प्रोस्पेक्टिव जो पोटेंशियल है, वो हमारा पोटेंशियल है, वो आपका पोटेंशियल बेटा ज्यादा हो गया है। किससे? आपके जो आपकी जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारा जो फेट है वो क्या हो गया? ज्यादा। क्योंकि हमने बात की थी कि जो आपकी जो नॉर्मल जो ऑटोनोमस जो सिचुएशन थी ना, ऑटोनोमस वाली सिचुएशन के अंदर हम जो बात कर रहे थे, उसके अंदर हमारी चीजें थी, जो पीपी था वो इक्वल था पीएफ के। लेकिन इस स्टेज के अंदर जब हम बात कर रहे हैं किसके अंदर? जब आप बात कर रहे हो आगे, एक मिनट, एक सेकंड रुकना। जब हम बात कर रहे हैं अपने कौन सी सिचुएशन के अंदर बेटा? हमारे पास टोटल हमारे पास जो रेगुलेटिव। स्पेसिफिकेशन था वो दो टाइप का स्पेसिफिकेशन था ना। जो दो टाइप का था कंडीशनल, तो कंडीशनल के अंदर हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रेगुलेटिव में सर, रेगुलेटिव डेवलपमेंट में। हाँ, हम बात कर रहे थे बेटा कि जैसे मैं जो हमारे पास पहले वाला जो फेज था ना, जो हमारे पास मतलब जो स्पेसिफिकेशन थी वो हमारे पास टोटल कितनी थी? 3 टाइप की। पहली जो स्पेसिफिकेशन थी उसको मैं क्या बोल रहा था बेटा? ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। दूसरे को मैंने क्या दे रहा था बेटा? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और जो हमारे पास तीसरी आएगी उसको क्या बोल रहे हैं हम? पोटेंशियम स्पेसिफिकेशन। जो ऑटोनॉमस जो स्पेसिफिकेशन थी वहां पर हमारा जो पोटेंशियल था वो हमारे फेट के बराबर रह रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे आप चेंज कर पा रहे थे, है ना? लेकिन जब हम आगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या हो रहा है कि कंडीशनल के अंदर हमारे पास अब क्या सिचुएशन आ गई है? कंडीशनल के अंदर हमारे पास जो आपका जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाता है हमारे प्रोस्पेक्टिव फेट से। मतलब यहाँ पर हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा है बेटा? रेगुलेटिव। कैसा है बेटा? रेगुलेटिव। यहाँ पर हमारा लॉस का कंपनसेशन हो रहा है कि जो चीज नहीं थी आप उसको दोबारा से क्या कर पा रहे हो? बना पा रहे हो। समझ आ रही बात? यहाँ पर हमारी चीज जिसकी जैसे फॉर एग्जाम्पल किया, ग्लास निडल से चीजों सेल को रिमूव किया, उन सेल को रिमूव कर दिया जो आई बनाती थी। अब बगल वाली सेल ने क्या किया? रेगुलेशन किया, रेगुलेट है उन्होंने, बगल वाली से वो दोबारा से बना दी। तो प्रोसीड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, तो आपकी वो आई वो दोबारा बन गई। मतलब आपका जो लॉस था, जो नुकसान हुआ था, उसको आपने कंपनसेट कर लिया, कंपनसेशन हो गई उसकी। तो इसको, ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। समझ आ गया बेटा? बात क्लियर होगी बेटा आपको? यस सर। मतलब कि यहाँ मेरा जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो गया मेरे फेट से, क्योंकि मैं नुकसान होने के बाद भी अपने आप को बना पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा पीपी जो है वो पीएफ से ज्यादा हो गया।
जो मेरा पीपी है वो मेरे पीएफ से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका एग्जाम्पल किया था है ना। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर आज इतना ही करते हैं, फिर आप इसको पहले रिवाइज कर लो, फिर हम अपने थर्ड वाले सिंसिशियम के ऊपर जाएंगे। राइट, समझ आ रही बात? अभी इतना ही करेंगे हम इसको, तो पहले पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको इसका इसके लिए एक एग्जांपल दिया था जिसका नाम जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डायरेश एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? और उन्होंने ये एग्जांपल कहाँ किया? सी अर्चिन। सी अर्चिन आपने पढ़ा हुआ एग्जांपल, आपने डायग्राम भी बनाया फाइल के अंदर। उस सी अर्चिन के अंदर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट का नाम था डायरिश एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था बेटा? डायरिश। उन्होंने क्या किया, 4 सेल स्टेज वाली एम्ब्रियो लिया, जो अपनी 4 सेल स्टेज पर जो एम्ब्रियो था उसकी उन्होंने वो लिया। राइट, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उसकी एनवेलप थी, जो उसकी कवरिंग थी, जाइगोट कवर मतलब नॉर्मल क्या होता है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, एक जाइगोट है। जाइगोट आगे जाएगा तो 2 सेल स्टेज में जाएगा, 2 से वो 4 में जाएगा। लेकिन बाहर की तो एक एनवेलप तो कवर है ना, ये ढक्कन तो लगा हुआ है इसको। तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने उस कवर को हटा दिया। क्या किया बेटा? उसकी कवरिंग को जो है वो उसने रिमूव कर दिया। फर्टिलाइजेशन एनवेलप रिमूव्ड, उसने अलग कर दिया, और सभी सेल्स से एक एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। दिख रहा है आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, सभी सेल जानती हैं कि हम कैसे क्या बना सकते हैं, बन गया। समझ आ गई बात? पर एक दूसरे फंक्शन में उसने क्या किया, नहीं हटाया। जब नहीं हटाया तो पूरी सेल ने पार्टिसिपेशन की एक ही को बनाने में। नॉर्मल प्लूटस लार्वा, सी अर्चिन का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं प्लूटस लार्वा, वो बन गया। बात दोनों समझ आई बेटा? यस सर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि जब तक ये एक एक डब्बे में बंद है, मतलब एक एनवेलप के अंदर बंद है, तब तो चारों सेल एक ही बॉडी को बनाने में हेल्प करेंगी। लेकिन मैं चाहूं तो मैं इस एनवेलप को हटा दिया, और मैंने हर एक सेल, क्योंकि सबके पास, मैंने बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ए बी सी डी सबके पास बराबर बराबर बांटा हुआ है। तो अब अगर मैं इन सेल को एक एक करके अलग कर दूं, तो हर एक सेल से मैं एक एक पर्टिकुलर, मतलब मैं इन 4 सेल से 4 बॉडी बना सकता हूँ। जबकि ये चारों बॉडी अगर इसी के अंदर रहेंगी तो एक ही बॉडी बन रही है यहाँ पे। तो नॉर्मल फ्लूइडिस लार्वा बन रहा है, लेकिन मैं चारों को अलग कर दूं तो 4 बॉडियां बन रही है, बन रही है। तो मतलब मेरा जो पोटेंशियल है ज्यादा हो गया मेरे फेट से। भविष्य में वैसे मैंने तो सोचा था कि मेरे एक जाइगोट से एक ही बॉडी बन सकती है, नॉर्मल, एक नेचुरल तरीके से। लेकिन मैंने देखा कि जब अगर मैं एनवेलप को हटा दूं तो मेरी 4 सेल ही मुझे क्या बना के दे रही है, 4 बॉडी। एक जाइगोट से मैं 4 बॉडी बना सकता हूं। तो इसका मतलब मेरी जो पीपी है वो बढ़ गई है मेरे पीएफ से। मतलब मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो पोटेंशियल है वो बढ़ गया है मेरे भविष्य से। मतलब पहले मैं भविष्य में एक ही बना सकता था, लेकिन अब मुझे पता लग गया है मैं उस भविष्य में उसी पोटेंशियल से 4 बॉडी बना सकता हूँ। अब समझ आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या करी है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटोस लार्वा बनाया। ये स्मॉल साइज के होंगे, नॉट सिमिलर स्ट्रक्चर, प्रेजेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट इन यूरी। वो कहता है कि पहली बात, एक तो जो नॉर्मल बना है उससे ये जितने भी 4 बने हैं वो छोटे छोटे बनेंगे। चारों कैसे होंगे साइज में, एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी से छोटे रहेंगे। ये कैसे बनेंगे बेटा, छोटे बनेंगे साइज में। आपस में भी एक दूसरे से कैसे रहेंगे, डिसिमिलर, समान नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे साइज में। कोई थोड़ा बड़ा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा। और इस टाइप की जो डेवलपमेंट होगी उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। क्या बोलूंगा बेटा, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने एग्जांपल क्या लिया, सी अर्चिन का। तो कई बार एग्जांपल ही पूछता है कि किस एग्जांपल के थ्रू ये जो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो आंसर क्या दोगे बेटा आप, सी अर्चिन। क्या एग्जांपल दोगे बेटा, सी अर्चिन। ठीक है, तो बेटा क्लियर हो गया आपको? यस सर। Yes. तो बेटा आज आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे कल। ठीक है, तो मतलब शाम को। ओके सर। ठीक है। ओके, आप इसको सारा नोट करो, पूरा कंप्लीट अपनी नोट्स हाँ सर, बनाओ, नोट कर और लेंगे साथ में। ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, ओके सर। ठीक है थैंक यू। सर। ओके बेटा।